हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे और साथ में मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर जो हमने लेक्चर नंबर 10 लिया था उसमें मैंने आपको बताया था कि पूरा आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में पूरा मैंने आपको जानकारी दी थी। कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी, जैसे आपका माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, वो सारी बातें हम करेंगे आज के लेक्चर में। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 11, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आयरन आयरन कार्बन, या आप कहिए आयरन आयरन कार्बाइड, या आप कहिए आयरन सीमेंटेड फेज डायग्राम के अंदर जो हम बात करते हैं स्टील्स की, या फिर मैं बात करूँ कास्ट आयरन की, तो उनके अंदर माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है। ठीक है सर, ये माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है? तो बच्चों मैंने बताया था माइक्रो स्ट्रक्चर मतलब आपका क्या है कि आपका जो स्टील की बात करो चाहे कास्ट आयरन की बात करो, जब वो आपका लिक्विड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट से जब हम उसे धीरे धीरे करते हुए कूल करते हुए जाएंगे तो वो सॉलिडिफाई होगा। अब सॉलिडिफाई होगा तो उसके जो आपके एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, कैसे सॉलिडिफाई हो रहे हैं, वो किस फॉर्म में सॉलिडिफाई हो रहे हैं। ठीक है, जिस फॉर्म में वो सॉलिडिफाई होंगे, ग्रेन्स बनेंगे आपके, ठीक है, कैसे आपका उनका अरेंजमेंट हो रहा है, वो सारा क्या करेगा, एक माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। वो एक माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, वही हमको आज देखना है कि आपका जब हम ऊपर लिक्विड स्टेट से कूल करते हुए जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो मेरा माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे डेवलप कर रहा है, मेरा किस तरीके से माइक्रो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, वही सारी बातें मुझे करनी है आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट लेक्चर नंबर 11 देख रहे हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं, आपका यूटेक्टोइड स्टील बताऊंगा, हाइपर यूटेक्टोइड हाइपो यूटेक्टोइड स्टील की बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे हम कास्ट आयरन की, और आपके बात करेंगे यूटेक्टिक कास्ट आयरन, हाइपो यूटेक्टिक एंड हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। तो स्टूडेंट वर्ड्स पर ध्यान देना, पहले मैंने बोला था यूटेक्टोइड, ठीक है, यूटेक्टोइड, और कास्ट आयरन के केस में बात करूंगा यूटेक्टिक। ठीक है, अब आपके माइंड में हो सकता है डाउट आए कि ये यूटेक्टेड और यूटेक्टिक क्या है, तो ये सारी बातें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, तो मैं आप सभी स्टूडेंट से ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहे हैं, वो आप लेक्चर नंबर 10 देखकर आए होंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा, क्योंकि आपने वो लेक्चर आपने देखा होगा, तो उसके बाद जब आप लेक्चर नंबर 11 देखोगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें काफ़ी ईजिली तरीके से, काफ़ी ईजी तरीके से आपको सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, समझ में आ जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सर जी आप ये बता दीजिए कि आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा हमको आइडिया दे दीजिए, जो बच्चे डायरेक्टली इस लेक्चर को देख रहे हैं तो उनको पता चल जाए कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर की थी। तो वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ, तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए, सभी स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स लास्ट क्लास में कवर किए थे। और मैं आप सभी बच्चों को बताऊं कि बहुत अच्छे टॉपिक और काफ़ी चीज़ें हमने वहाँ पर डिटेल्स में देखी थी। ठीक, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिटेल में देखी थी वहाँ पर। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि हमने लास्ट क्लास में कौन कौन से टॉपिक देखे थे। देखिए, हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन और टू आयरन, मैंने आपको आयरन का इंट्रोडक्शन दिया था और साथ में ही कुछ उसकी इंपोर्टेंस भी बताई थी कि आयरन की क्या इंपोर्टेंस है। रॉट आयरन के बारे में मैंने बताया था। मैंने आपसे कहा था कि ठीक है, हम आपका आयरन कार्बन फेज डायग्राम पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा स्टील्स के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। ठीक है, स्टील की हम बात करते हैं, क्यों बात करते हैं स्टील की, क्योंकि वाइडली यूज इंजीनियरिंग मटेरियल है आपका स्टील। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे ये कहा था कि स्टील के चक्कर में हमें आपका आयरन को नहीं भूल जाना है, आयरन की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो मैंने आपको उसका एक थोड़ा सा आइडिया दिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि आपके आयरन में क्या क्या एलोट्रोपिक चेंजेस होते हैं। ठीक है, क्या क्या एलोट्रोपिक चेंजेस होते हैं वो सारी मैंने आपको बातें बताई थी। तीन तरीके के मैंने बताया था आपको, अल्फा बताया था, डेल्टा बताया था, गामा बताया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। केवल मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने लास्ट क्लास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे, जो कि हमारा बेस बनेंगे आज के लेक्चर का। ठीक है, आज के लेक्चर का। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द कास्ट, सॉरी, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ आयरन कार्बन फेज डायग्राम, कि आयरन कार्बन फेज डायग्राम आया कैसे, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, सबसे पहला आपका फेज डायग्राम किसने बनाया था, उसके बाद किसने बनाया, कैसे स्टार्टिंग हुई इसकी। ठीक है, क्या क्या मटेरियल साइंटिस्ट का, रिसर्चर्स का, फिजिसिस्ट का, केमिस्ट का क्या क्या आपका कंट्रीब्यूशन रहा, वो सारी चीज़ें हमने इसमें देखी थी डिटेल में, और किस तरीके से हम अपना पहला फेज डायग्राम लेकर आए थे, किस तरीके से हमारे सामने लगभग लगभग 150 साल बाद, लगभग 150 साल बाद, क्योंकि मैंने आपको कहानी बताई थी, स्टार्टिंग करा था मैंने आपको 1772 से, और लगभग आपका ये 1922 के लगभग, या आप कह सकते हो 1923 के लगभग आपका क्या हुआ, 21 के लगभग आपका क्या हुआ था, पहला फेज डायग्राम आपका निकल कर आया था।
ठीक है, पहला आपका फेज डायग्राम आपका निकल कर आया था, जो कि क्या था, आपका वाइडली एक्सेप्ट किया गया था। इससे पहले भी आ चुका था, ऐसी बात नहीं है, इससे पहले भी आपका 1897 से 99 मैंने आपको बताया था, रॉबर्ट ऑस्टन ने दिया था। लेकिन क्या थी, कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी उसमें, लिमिटेशंस वगैरह थी। लेकिन हम कहें कि एक आपका जिसको हम लेकर कुछ एनालाइज कर सकें, कुछ चीज़ें आपके कुछ इन्फ्लुएंसेस निकाल सकें, वो जो फेज डायग्राम था वो आपका 1921 में आपका लगभग आया था। लगभग आप कह सकते हो कि लगभग 150 साल बाद आपका क्या हुआ, एक ऐसा फेज डायग्राम निकल कर आया जो कि हमारे काम का था। ठीक है, काम का था। लेकिन इसके बाद भी आपके और भी डेवलपमेंट हुए, और भी चीज़ें आई, और फिर मैंने आपको उसके बाद बताया था कि किस तरीके से आपका प्रेजेंट फेज डायग्राम निकल कर आया। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बाद मैंने आपको बताया था कि वेरियस टेम्परेचर नोटेशंस की आयरन कार्बन फेज डायग्राम में क्या होते हैं, काफ़ी सारे टेम्परेचर लाइन्स होती हैं। तो उन टेम्परेचर लाइन्स का क्या नेम होता है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या हीटिंग करते समय जो लाइन्स मिलेंगी और क्या कूलिंग करते समय जो लाइन्स मिलेंगी, क्या वो सेम होंगी, क्या वो अलग अलग होंगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर लाइन्स कौन सी होती हैं, ठीक है, हीटिंग करते टाइम आपकी टेम्परेचर लाइन्स कौन सी होती हैं, उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये सारी बातें मैंने आपको इस वाले पार्ट में की थी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि आपका चिपमैन का आयरन फेज डायग्राम, ठीक है, काफी अच्छे तरीके से बताया था, आपको इंट्रोडक्शन दिया था। 1971 में चिपमैन का वर्क पब्लिश हुआ था, और उन्होंने क्या करा था, ग्रेटर देन 6.67% कार्बन से ज्यादा पर आपको क्या करा था, आयरन कार्बन का फेज डायग्राम बनाकर दिया था। ये मैंने आपको क्यों बताया था, क्योंकि आप जनरली बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है कि सर जी आप हमेशा 6.67% तक ही बनाते हो, क्या इससे आगे आपका डायग्राम एग्जिस्ट नहीं करता। नहीं बच्चों, वो हमारा क्या होता है, एक पोर्शन होता है, उसके आगे भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, और हमारे यूज का भी अभी इतना नहीं है, क्योंकि हमारे यूज का पार्ट होता है स्टील, और स्टील हमारे क्या होता है 6.67 कम, लेस देन 6.67 कार्बन परसेंट से नीचे हमें मिल जाता है, तो इसीलिए हम उस पोर्शन को ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन मैंने आपको चिपमैन के आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में बता दिया था, जिससे कि आपकी जो जिज्ञासा है वो थोड़ी शांत हो सके। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट आयरन कार्बन फेज डायग्राम के बारे में। ठीक है, चिपमैन के बाद हम आ गए थे जो हम पढ़ते हैं एक्चुअली में, वो बताया, और इसके अंदर क्या क्या वेरियस फेजेस होते हैं, क्या क्या फंडामेंटल फेजेस हैं आपके, फेराइट हो गया, ऑस्टेनाइट हो गया, डेल्टा हो गया, सीमेंटाइट हो गया आपका। ठीक है, सारी बातें हमने इसमें कही थी कि कौन कौन से सॉलिड फेजेस आपको देखने को मिलते हैं आयरन कार्बन फेज डायग्राम में। उसके बाद मैंने बात करी थी कि कौन कौन सी इनवेरिएंट रिएक्शंस हैं। ठीक है, ये हम आप कह सकते हो सभी स्टूडेंट्स की ये हमारा एक तरीके से पार्ट वन था, ये हमारा पार्ट वन था आपका आयरन कार्बन डायग्राम का। ठीक है, ये आपका पार्ट वन था आयरन कार्बन फेज डायग्राम का। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको बताने वाला हूँ माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें आपको बताने वाला हूँ माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में। ये आप कह सकते हो कि हमारा पार्ट टू है आयरन कार्बन फेज डायग्राम का। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि आप कॉलेज लेवल पे अगर मैं बात करता हूँ, तो आपका आयरन कार्बन फेज डायग्राम में आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कि आपको केवल मेन मेन चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपके सामने अगर आयरन कार्बन फेज डायग्राम आ रहा है तो आपको क्या क्या चीज़ें उससे पता चलनी है। ठीक है, वो मेन मेन चीज़ें आपको पढ़नी है, उसकी डेप्थ में आपको नहीं जाना है। तो अगर आप बात करते हो कि सर जी अगर हम बात करें आयरन कार्बन फेज डायग्राम की, तो उसमें मैं क्या क्या पढ़ना होता है, जो मैंने आपको पार्ट वन में पढ़ाया, ठीक है, वो जरूरी था। जिसमें मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया था हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, वो इसलिए पढ़ाया था कि आपको एक इंटरेस्ट आए और आपको एक नॉलेज आपकी बूस्ट हो कि हाँ ये किस तरीके से आया है। ठीक है, नहीं तो आपको क्या पता होना चाहिए आयरन कार्बन फेज डायग्राम में, कि उसे ड्रॉ कैसे करना है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, इस पर एक छोटी सी 5-10 मिनट की मैं वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया इस वीडियो में भी मैं दे दूंगा। ठीक है, दूसरा आपको आपने ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका इंजीनियर है उसको ड्रॉ करना आना चाहिए। दूसरी बात, आपने ड्रॉ कर लिया तो उससे क्या क्या आप इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हो। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब कौन कौन से फेजेस हैं उसमें, कौन कौन से फेजेस हैं, और दूसरी बात उसमें कौन कौन से इन्वेरिएंट पॉइंट्स हैं, कौन कौन से इन्वेरिएंट पॉइंट्स हैं, और साथ में ही आप कह सकते हो कौन कौन सी इन्वेरिएंट रिएक्शन है। ठीक है, इनवेरिएंट रिएक्शन है। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, बेसिक, ये बेसिक है जो कि आपको आयरन कार्बन फेज डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कि मेरे काम का स्टील है, मेरे काम का बच्चों क्या है, मेरे काम का स्टील है और कास्ट आयरन भी है। ठीक है, तो मुझे सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है स्टील। तो कम से कम आपको स्टील का, ये कम से कम आपको स्टील का क्या पता होना चाहिए, माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, कम से कम आपको स्टील का माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हो रहा है, इतना। ठीक है, इतना आप सभी स्टूडेंट को आयरन कार्बन फेज डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। और जब हम इतना पढ़ लेते हैं, जब हम इतना सीख लेते हैं, तब हमें क्या कहते हैं कि हाँ आपको एक अंडरस्टैंडिंग आई कि आपका आयरन कार्बन फेज डायग्राम क्या है। ठीक है,
आयरन कार्बन फेज डायग्राम क्या है। अगर आप कहते हो कि डिटेल में बताइए कि क्या होता है, तो यही डिटेल्स है। इससे ज़्यादा हमारे लेवल पर अगर हम बात करें तो हमें इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे इसकी क्या पीछे इसके थर्मोडायनेमिक्स है, क्या मैकेनिज्म हो रही है, उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों क्यों सर जी? क्योंकि बच्चों हम रिसर्च नहीं कर रहे, ठीक है। जो रिसर्च कर रहे हैं इस फील्ड में वो आपकी डेप्थ में जाएंगे, हम केवल पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम आगे जब इंजीनियर्स बनेंगे, हम आगे जब जॉब करेंगे, आगे जब काम करेंगे, तब हमारे सामने अगर ये आता है तो हम उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पाएँ, ठीक है। हम देख पाए कि हाँ, हमको ये आयरन कार्बन डायग्राम मिला है, अब इससे मैं क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, किस तरीके से अपना मटेरियल का सिलेक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट को समझ में आया कि हमें क्या पढ़ना था आयरन कार्बन फेज डायग्राम में। अब बात आती है कि आज के लेक्चर के साथ, आज का जो लेक्चर हमारा होगा, आज के लेक्चर के साथ हमारा क्या होगा, आयरन कार्बन से जुड़ा हुआ, आयरन आयरन और आयरन कार्बाइड से जुड़ा हुआ, ठीक है। आयरन और कार्बाइड फेज डायग्राम से जुड़ा हुआ सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। अभी मैं इधर थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ, हल्का सा, कि जिससे थोड़ी सी आपकी स्पेस मिल जाए मेरे को लिखने के लिए, ठीक है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट ने पुराना वाला लेक्चर देख लिया होगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट आपका डायरेक्टली इस लेक्चर को देख रहे हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबसे पहले पुराना वाला लेक्चर देख कर आइए, क्योंकि जब आप पुराना वाला लेक्चर, यानी इससे पुराना वाला लेक्चर नंबर 10 जब आप देख कर आएंगे, तब आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ, क्या आयरन कार्बन फेज डायग्राम क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब देखो बच्चों क्या होता है, इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। किससे जुड़ी हुई सर जी? किससे जुड़ी हुई? आपकी आयरन कार्बन फेज डायग्राम से जुड़ी हुई कुछ चीजें होती हैं आपकी, ठीक है। जैसे 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 अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स के नाम बता रहा हूँ, वो आपके क्या है, सारे के सारे इंटरलिंक हैं, ठीक है। मैं इसे क्यों यहाँ पर आपका बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आगे कंफ्यूजन क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो आप एक बार देख लीजिए। इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें, जैसे कि आपका फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अगर मैं आयरन कार्बन डायग्राम की बात करता हूं, तो ये जो लेक्चर मिला के और आपका लेक्चर नंबर 10 मिला के बात खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ और भी चीजें होती हैं जो कि हमें इसके साथ पढ़नी होती हैं। पहला आता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मैं जनरली लिख देता हूँ कौन कौन से टॉपिक है, फिर मैं बताऊंगा कि मैं किस तरीके से पहले किसको पढ़वाऊंगा आपका, फिर बाद में किस टॉपिक को लूंगा, ठीक है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा आपका आता है ट्रिपल टी डायग्राम, ठीक है। और तीसरा आपका आता है हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। तीसरा आपका आता है हीट ट्रीटमेंट। ये तीन आपके ऐसे टॉपिक्स हैं, ये तीन आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके आयरन कार्बन फेज डायग्राम से ही जुड़े हुए हैं। या आप कहिए कि हमारे जो आयरन कार्बन फेज डायग्राम जो हमें स्टील और कास्ट आयरन वगैरह मिलते हैं, उनसे आपके जुड़े हुए हैं, या मैं कहूँ कि जो मुझे फेजेस देखने को मिलते हैं उनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब कहानी क्या आती है बच्चों, कि इन क्यों जरूरी है। देखो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे पता चला, क्योंकि देखो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब आपका मैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि वो क्यों जरूरी था। ट्रिपल टी पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना क्यों जरूरी था, और हीट ट्रीटमेंट पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऊपर के क्यों जरूरी थे। अब देखो क्या होता है कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हम जनरली बात करते हैं कि जो आपके ग्रेन्स होते हैं, जो आपके ग्रेन्स होते हैं उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, ठीक है। उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, और दूसरा ये ग्रेन्स बन कैसे रहे हैं, ठीक है। एंड आपके ये ग्रेन्स आपके बन कैसे रहे हैं, ठीक है, फॉर्म कैसे हो रहे हैं, ठीक है। ये दो बातें हम करेंगे, ग्रेन्स बन कैसे रहे हैं, अगर वो बनना स्टार्ट हो गए हैं तो उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है। क्यों सर जी, क्यों बात करेंगे? क्योंकि इसी चीज पर डिपेंड करेगा कि आपका फाइन ग्रेन बन रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखो क्या है कि ये तीनों काफी इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है मैं जब आपको फेस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊँ तो उसमें कुछ आपके इसके टर्म्स आ जाए, हो सकता है हीट ट्रीटमेंट के टर्म्स आ जाए, और जब ट्रिपल टी पढ़ाऊँ तो हो सकता है हीट ट्रीटमेंट के टर्म्स आ जाए, और जब हीट ट्रीटमेंट पढ़ाऊँ तो हो सकता है ट्रिपल टी वाले टर्म्स आ जाए, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको क्या रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो आपको एक एक करके ही तो पढ़ना है। अगर हम एक ही उसमें करेंगे कि हीट ट्रीटमेंट लिंकिंग करते हुए पढ़ा कि ट्रिपल टी में, फिर हीट ट्रीटमेंट आया, फिर वहाँ से हीट ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, फिर आपका ट्रिपल टी डायग्राम में पहुंचे, फिर आपका बीच में फेस ट्रांसफॉर्मेशन का कौन सा आया था, फिर वो बताया, फिर वहाँ पहुंचे, फिर तो लेक्चर आपका
मुझे भी नहीं पता कितना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा और वो ठीक भी नहीं। हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक वाइज उठाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि फेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रेन्स कैसे बन रहे हैं, कैसे आपके ग्रो करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि मुझे फाइन ग्रेन मिलेगा या कोर्स ग्रेन मिलेगा, ठीक है। अब ये फाइन ग्रेन मिलेगा और कोर्स ग्रेन मिलेगा, ये बात होगी मेन, जनरल आइडिया दे दिया, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ट्रिपल टी डायग्राम में मैं बात करता हूँ, ट्रिपल टी डायग्राम में क्योंकि हमारे कुछ फेजेस ऐसे होते हैं आयरन के, जो कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि मार्टेनसाइट, ठीक है, मार्टेनसाइट, जो कि मुझे इक्विलिब्रियम डायग्राम सर जी क्या होता है, इक्विलिब्रियम डायग्राम हम फेज डायग्राम को ही बोलते हैं। फेज डायग्राम आपका इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है, क्यों होता है, क्योंकि वहां हम कराते हैं स्लो कूलिंग। स्लो कूलिंग के टाइम पे क्या होता है कि हम, स्लो कूलिंग का मतलब ये है कि बहुत धीरे 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 कूलिंग करा रहे हैं, जिससे कि जो भी फेज मुझे मिल रहा है वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ सके, ठीक है, इसलिए इक्विलिब्रियम डायग्राम बोल रहे हैं। ट्रिपल टी डायग्राम के जो होते हैं ये नॉन इक्विलिब्रियम होते हैं। नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि ये आपके फास्ट कूलिंग पर आपके काम करेंगे, ठीक है, फास्ट कूलिंग। कुछ फेजेस मैंने आपको बताया था, जैसे मार्टेनसाइट वगैरह हो गए, बेनाइट वगैरह हो गए, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे आयरन के फेजेस, ये आपको ट्रिपल टी डायग्राम पे मिलेंगे, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं फास्ट कूलिंग पे। अब बात आती है कि फास्ट कूलिंग, स्लो कूलिंग, फास्ट कूलिंग, स्लो कूलिंग, ये फास्ट कूलिंग और स्लो कूलिंग का खेल कहाँ चलेगा, ये फास्ट कूलिंग और स्लो कूलिंग पे आपका डिपेंड करता है। एक तो ग्रेन्स कैसे बनेंगे, फेज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, डिपेंड करेगा पूरा पूरा, और फास्ट कूलिंग कर रहा हूँ या स्लो कूलिंग कर रहा हूँ, वो पार्ट आपका हीट ट्रीटमेंट का भी है। तो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से ये तीनों टॉपिक, ये जो तीनों टॉपिक हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिपल टी डायग्राम और हीट ट्रीटमेंट, आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्योंकि मैं मान लीजिए ट्रिपल टी डायग्राम में आपको मार्टेनसाइट बना बताता हूँ, ठीक है, कि मैंने आपका फास्ट कूलिंग करी और आपका मार्टेनसाइट बन गया, ठीक है, एक एग्जांपल ले लीजिए, मार्टेनसाइट बन गया। अब मैं वहीं पे बोल देता हूँ कि मार्टेनसाइट फास्ट कूलिंग करने पे बनना है, इसका मतलब मैं कहूँ कि आपका मार्टेनसाइट क्वेंचिंग करने पे बनना है। अब जैसे ही मैं ट्रिपल टी डायग्राम पढ़ाऊंगा और वहाँ क्वेंचिंग का टर्म लूंगा, तो आपके माइंड में आएगा कि सर जी ये क्वेंचिंग क्या है। अब ये क्वेंचिंग क्या है, एक तरीका क्या है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, ठीक है। क्वेंचिंग क्या है, एक तरीका हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, समझ में आया, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। और हो सकता है कि जब मैं आपको हीट ट्रीटमेंट पढ़ाऊं, तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मार्टेनसाइट का हीट ट्रीटमेंट, कि मार्टेनसाइट का हीट ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, मार्टेनसाइट का हीट ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अगर मैं हीट ट्रीटमेंट पहले पढ़ाता हूँ, तो आपके माइंड में आएगा सर जी मार्टेनसाइट क्या है और ये कैसे बना है, उसके समझने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ट्रिपल टी डायग्राम चाहिए, पढ़ना होगा। तो कहने का मतलब बच्चों ये है, कहने का, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कहने का मतलब ये है कि ये तीनों टॉपिक आपके क्या हैं, ये तीनों टॉपिक मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ। फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा आपका हीट ट्रीटमेंट, और तीसरा आपका ट्रिपल टी डायग्राम। ये तीनों काफी आपके क्या है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। मेरा को बस आपको ये बताना था, इंटर रिलेटेड है, कि ऐसा नहीं कि आप एकदम पेशेंस खो दो, आपको पेशेंस बना के रखना है, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ टर्म्स यहाँ आएंगे, इसके कुछ टर्म्स यहाँ आएंगे, तो आपको जब ये तीनों लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये तीनों कंप्लीट होने पर आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि हाँ किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। पहली बात तो ये थी बच्चों, पहली बात तो ये थी। दूसरी बात आपकी क्या है, दूसरी बात ये है कि अगर आप कहें, अगर आप कहते हैं कि सर जी जो हीट ट्रीटमेंट है वो हमें जल्दी से जल्दी करा दीजिए, हीट ट्रीटमेंट हमको जल्दी से जल्दी करा दीजिए, एक लेक्चर में ख़त्म कर दीजिए, तो बच्चों ऐसा पॉसिबल मेरे से तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाकी कोई करा दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे से, अपनी साइड से अगर बात करूँ तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट खुद में ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, खुद में ही बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आपको पूरी, अगर आप अच्छे से जानना चाहते हो, पहली बात तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, ठीक है, या आपका जो आपके पढ़ते हैं मटेरियल साइंस वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उनको तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, बेसिक आइडिया उनको होना चाहिए, लेकिन उनको भी पता होना चाहिए कि चीज़ें हो कैसे रही हैं। लेकिन अगर मैं बात कर देता हूँ कि जो आपका बेसिकली मेटलर्जी से ही कर रहे हैं, ठीक है, मेटलर्जी से ही कर रहे हैं, या केवल मटेरियल साइंस से ही अपनी ग्रेजुएशन या आपका डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उस केस में हीट ट्रीटमेंट को पढ़ना थोड़ा सा डिटेल में आपको पड़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप कहें कि क्या हीट ट्रीटमेंट केवल एक ही लेक्चर में खत्म हो जाए, तो वो मैं नहीं करवा पाऊंगा, उसके लिए टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि आपको सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, उसका क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें लेके चलूंगा, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आया, और फिर आपके मतलब बेसिकली क्या है कि इसका बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे पहले हम, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट का बेसिक प्रिंसिपल। और जब मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल बताऊंगा आपका हीट ट्रीटमेंट का, तो वहां पर आपको जो मैं फेज ट्रांसफॉर्मेशन का लेक्चर पहले ले लूंगा, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन का जो लेक्चर मैं आपको बताऊंगा वो काफी यूजफुल यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है, इसीलिए लिंकिंग है यहाँ पर आपका काफी यूजफुल रहने वाला है। इसके बाद
जब आपका रोल और इम्पोर्टेंस ये सारी चीज़ बेसिक प्रिंसिपल पता चल जाएगा। सॉरी, यहाँ पर आप बेसिक प्रिंसिपल लिखिए। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? हीट ट्रीटमेंट का, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वो सारी चीज़ें बताने के बाद फिर मैं आपका लेकर आऊँगा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस कि ठीक है, ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है, क्या क्या कहानी हो रही है। अब प्रोसेसेस पे आएंगे, तब बात आती है आपकी कि वेरियस प्रोसेसेस, जैसे आपके एनेलिंग हो गया, ठीक है, नॉर्मलाइजिंग हो गया आपका, ठीक है, क्वेंचिंग हो गया, टेम्परिंग हो गया आपका, ठीक है, स्फेरोडाइजिंग हो गया। ये सारी बातें तब आती हैं, किसमें आती है? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में। तो मुझे जो लगता है कि कम से कम अगर हीट ट्रीटमेंट आपका चलेगा तो 2 से 3 लेक्चर इसमें आपके लग जाएंगे। 2 से 3 लेक्चर आपके लग जाएंगे। एक लेक्चर में मेरे से तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और 2 से 3 लेक्चर आप कह सकते हो कम से कम 1.5 घंटे आएगा, तो आप कह सकते हो कि 3 से 4 साढ़े 4 घंटे का आपका कम से कम हीट ट्रीटमेंट जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो कि मैं आपको पहले क्लियर करना देना चाह रहा था कि आप सभी को पेशेंस बना के रखना है, ठीक है, पेशेंस बना के रखना है। और ये जितने भी टॉपिक हैं, ऐसे नहीं कि इनको हवा में उड़ा दिया जाए, ठीक है, हवा में उड़ा दिया जाए और आपको बता दिया है कि हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे ऐसे है, और समझ में कुछ ना है, आप सीख कुछ ना पाओ। लर्निंग, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? लर्निंग। आपने लर्निंग कुछ नहीं करी तो कोई मतलब नहीं है आपके पढ़ने का, ठीक है, कि मैंने बता दिया ये है, ये है, ये है, और आप सीख कुछ नहीं पाए, लर्निंग कुछ नहीं करी, बस पढ़ा दिया, ठीक हो। ठीक है, देखो डिफरेंस होता है पढ़ाने में और लर्निंग में, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। बस पढ़ा दिया पर सीख कुछ नहीं पाए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन भले ही हम धीरे धीरे चलें, लेकिन सीखते चले जाएं, तो वो ज़्यादा जरूरी है, वो ज़्यादा वो मैटर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, सभी बच्चों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो आप कोई भी जल्दीबाजी नहीं मचाएंगे, बिल्कुल आपको क्या करना है, पेशेंस बना के रखना है, सारी चीज़ें क्लियर कराई जाएंगी, ठीक है। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि थोड़ा टाइम मुझे कम मिल पाता है, तो हो सकता है कि 2 या 3 दिन में एक लेक्चर आ पाए, लेकिन मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट को यहाँ तक क्लियर हो गई सारी चीज़ें? सभी स्टूडेंट को यहाँ तक क्लियर हो गई? किसी को भी कोई डाउट? आई होप किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट बताइए, आज का लेक्चर स्टार्ट करने के लिए आप सभी एक्साइटेड हैं? आज का लेक्चर स्टार्ट करें? आज का लेक्चर स्टार्ट करें? जी हाँ सर जी, बिल्कुल आज का लेक्चर स्टार्ट कर दीजिए। उससे पहले क्या करना है, आप जिन भी स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर आपको राइट हैंड कॉर्नर पर ऊपर की तरफ एक आई बटन दिख जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। जितना भी मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाइएगा और चीज़ों को और नए नए टॉपिक्स को क्या करिएगा, सीखिएगा। नए नए टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को आपका क्या करना है, सीखना है। क्योंकि आप जब लेक्चर 1 2 3 4 जब आप लाइन से चलते चले जाएंगे, तब आपका क्या होगा, एक बेस बनेगा और आगे की चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं क्या? आज के लेक्चर में हम सीखेंगे बच्चों माइक्रो स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। माइक्रो स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, ठीक है। कोशिश तो मैंने ये किया है कि आपको मेन मेन चीज़ें ही इसमें बताई जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड की हैं वो, लेकिन उनको मैं डिटेल में बताऊंगा जब बाकी के आगे चैप्टर्स आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए, लास्ट क्लास में जो हमने आपको पढ़ाया था, लास्ट क्लास में हमने आपको जो फेज डायग्राम पढ़ाया था, वो एक बार यहाँ पर देख लीजिए कि आपका फेज डायग्राम किस तरीके का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अब तक फेज डायग्राम के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, और आप ये भी सीख गए होंगे कि हाँ फेज डायग्राम आपका कैसे आया था, क्या क्या फेजेस होते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल गई होंगी। अब मेन बात आपकी क्या आती है, अब मेन बात आपकी क्या आती है, यहाँ देखिए, क्योंकि हमारा पोर्शन, ये वो पोर्शन है जो हमारे यूज का था, जो हमारी स्टडी के लिए यूज किया जाता है। अब मेन पार्ट क्या आती है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग, यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है स्टील, ठीक है, स्टील, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कास्ट आयरन, ठीक है। मेन पार्ट आपकी यही है कि स्टील और कास्ट आयरन, और आज हमको इन्हीं का क्या करना है, माइक्रो स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखना है। लेकिन इसमें भी अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें भी हम मेन बात करेंगे आपका माइक्रो स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में। अगर मैं मेन बात करता हूं, तो मेन बात हम करेंगे स्टील की ही, ठीक है, मेन बात करेंगे स्टील की ही। क्यों? क्योंकि स्टील ही सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आपका क्या है, मटेरियल है। कास्ट आयरन की जब मैं बात करूंगा, तो देखो जनरली आप बुक्स में उसमें भी देखोगे, कॉलेज वगैरह में, तो स्टील ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। कास्ट आयरन का मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूंगा कि किस तरीके से आपका फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से फेस ट्रांसफॉर्मेशन आपका कास्ट आयरन में हो रहा है, जिससे कि बाई चांस कभी आपके एग्जाम में आ जाता है, तो आप कुछ चीज़ें लिख पाओ, ठीक है, कुछ चीज़ें आप लिख पाओ, ठीक है, ठीक है, कुछ चीज़ें आप लिख पाओ, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो बेसिक हम किसकी बात करेंगे, स्टील्स के माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करेंगे, ठीक है। अब ये स्टील्स मिलता कैसे, अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप देखिए एरो आपका जा रहा है यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 2% तक, ये जो पॉइंट है आपका, ये 2% का है, देखो यहाँ पर 2% लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको 2.1% मिल जाएगा, कहीं हल्का सा कम मिल जाएगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो कंपोजिशन होती है, इनमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं 2 मिल जाएगा, कहीं 2.1 मिल जाएगा, कहीं 1.9 देखने को मिल जाएगा। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, वो अलग अलग
में अलग अलग थोड़ा आपका दे रखा है, ठीक है, ऐसा कोई मैटर नहीं करता। तो आप सिंपल सा 2% याद रख लीजिए, 2 पॉइंट जो भी आपको याद रहे वो अच्छी बात है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि 2.1% कार्बन परसेंट तक अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे स्टील्स मिलते हैं, मुझे क्या मिलते हैं, स्टील्स मिलते हैं। और 2.1% से अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे तो 6.67% क्या है, कार्बन है। 2.1 से लेकर 6.67% की बात करता हूँ तो उनको हम बोलते हैं कास्ट आयन, ठीक है, क्या बोलते हैं, कास्ट आयन। अब बात क्या आती है बच्चों, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद है, अगर आप सभी स्टूडेंट को प्रीवियस लेक्चर याद है तो हमने इनवेरिएंट रिएक्शन पढ़ी थी। क्या सभी बच्चों को याद आया? सर जी हाँ बिल्कुल याद आया, हमने इनवेरिएंट रिएक्शंस पढ़ी थी। बिल्कुल याद आया सर जी, बिल्कुल याद आया, हमने इनवेरिएंट रिएक्शन पढ़ी थी। और उसमें कौन कौन सी पढ़ी थी हम बता दें, एक यूटेक्टिक पढ़ी थी, ठीक है, यूटेक्टिक पढ़ी थी, एक यूटेक्टोइड पढ़ी थी, और एक आपकी पेरिटेक्टिक पड़ी थी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद हो गई होंगी। अब देखिए यूटेक्टिक, ये यूटेक्टिक पॉइंट कहाँ आ रहा था, ये यूटेक्टिक पॉइंट आपको 4.36 या 4.3% लगभग मैं आपका बोल सकता हूँ एक तरीके से, ठीक है। या आप कह सकते हो कहीं कहीं पर आपको थोड़ा ऊपर नीचे कंपोजिशन मिल जाएगा। यूटेक्टेड की बात करता हूँ तो ये लगभग मुझे 0.8% कार्बन पर मिल जा रहा था। अब देखिए ये जो 4.3 है, इस डायग्राम में देखिए 4.3 आपका देखिए यहाँ पर दिखाया है, देखिए 4.3, तो ये 4.3 आप बात करोगे ये रहा, तो ये 4.3 वाला पॉइंट कौन सा था, यूटेक्टिक, ठीक है, ये पॉइंट कौन सा था, यूटेक्टिक था। अब बात कर लेते हैं यूटेक्टेड जो कि 0.8 कार्बन परसेंट पे मिल रहा था, तो 0.8 कार्बन परसेंट लगभग आपका देखिए ये दे रखा है 0.8, यहाँ पर इसने 0.83 लिखा है, कोई बात नहीं, 0.8 लगभग मैंने बोला कि आपका आसपास कंपोजिशन रहेगा। तो ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट क्या था, यूटेक्टोइड, ये पॉइंट क्या था, यूटेक्टोइड था। तो जो स्टील क्योंकि ये स्टील वाला पोर्शन है यहाँ से आपका 2% तक, तो जो स्टील मुझे इस कार्बन परसेंटेज पे मिलेगी उसको क्या बोलूंगा मैं, यूटेक्टोइड स्टील बोलूंगा, ठीक है। जो इससे पहले मिलती है, जो यूटेक्टोइड से पहले पहले ठीक है, यूटेक्टोइड से पहले पहले मतलब है आपका जिसमें कार्बन परसेंटेज, जिसमें कार्बन कंटेंट आपका यूटेक्टोइड स्टील की यूटेक्टोइड पॉइंट के कार्बन परसेंट से कम होगा। यूटेक्टोइड का कार्बन परसेंट आपको क्या याद रखना है, आप जनरली याद रख लीजिए 0.8, ठीक है, 0.8 याद रख सकते हो। तो जिन भी स्टील्स में मुझे 0.8 से कम मिलेगा उनको हम बोलते हैं हाइपो, ठीक है, कम मतलब हाइपो। मैंने ये आपके हाइपो और हाइपर का वर्ड प्रीवियस लेक्चर 9 में आपको पूरा क्लियर समझाया था, ठीक है। हाइपो एंड हाइपर का पूरा मैंने आपको बताया था, हाइपो मतलब आपका कम, ठीक है, लेस वाला, और हाइपर मतलब आपका क्या हो जाता है, मोर वाला हो जाएगा, ज्यादा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हाइपो क्या है, जिसमें आपको यूटेक्टोइड कार्बन कंटेंट से आपका कार्बन परसेंट से कम हो लेगा, तो वो आपकी क्या हो जाती है, हाइपो यूटेक्टोइड हो जाएगी, ठीक है। और आपका यूटेक्टोइड कार्बन परसेंट से ज्यादा कार्बन होगा तो आपकी हाइपर हो जाएगी, ठीक है, सिंपल सी। सेम केस आपका किस में रहेगा, कास्ट आयन में। अगर यूटेक्टिक से कम है यानी कम है तो यहाँ पर आपको हाइपर मिल जाए, सॉरी, यहाँ पर आपको हाइपो मिल जाएगा, और आपका ज़्यादा है तो आपको क्या मिल जाएगा, हाइपर मिल जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पर आपका यूटेक्टोइड से कम है तो यहाँ पर आपको हाइपो मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, हाइपर मिल जाएगा। सारी चीज़ें क्लियर हो गई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, एक बार इसको अच्छे से आप देख लीजिए इसको, डायग्राम को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब स्टील के बारे में पूरा देखते हैं थोड़ा थोड़ा, और उनका माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है हाइपो में हाइपर में, सारी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने देखो आपको थोड़ा सा यहाँ पर लगा रखा है कि स्टील्स, क्योंकि हम बात करने वाले हैं स्टील्स की, ठीक है। स्टील्स थोड़ा सा मैंने क्लासिफिकेशन यहाँ पर दे दिया है, वैसे मैंने आपको बताया था जब हम आपको फेरस एंड नॉन फेरस, ठीक है, नॉन फेरस ये डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। फेरस जिसमें आपका आयरन मेन कंस्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, आयरन क्या होता है, मेन कंस्टिट्यूएंट होता है। और नॉन फेरस में जिसमें आपका आयरन मेन कंस्टिट्यूएंट नहीं होता है, तो इस फेरस में आपके आ जाते हैं स्टील्स आते हैं, और आपके आते हैं कास्ट आयरन, ठीक है, स्टील आते हैं और कास्ट आयरन आते हैं। तो जब आपका सेपरेट लेक्चर आएगा फेरस और नॉन फेरस के ऊपर, तब आपको स्टील्स कितने टाइप के होते हैं, सारे स्टील, स्टेनलेस स्टील, आपके प्लेन कार्बन अलॉय स्टील, ठीक है, लो कार्बन स्टील, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और कास्ट आयरन का आएगा तब आपको सारे कास्ट आयरन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। आज इसकी बात लेकिन हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको केवल एक आइडिया दे दिया। अगर हम बात करते हैं स्टील की, तो मैंने यहाँ पर देखो थोड़ा सा आइडिया दिया कि स्टील को जो हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ये किस बेसिस पर आपका, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट प्रेजेंट, कि आपका कार्बन कंटेंट कितना पर है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन कंटेंट प्रेजेंट, कि किस बेसिस पर क्लासीफाई किया है, कार्बन कंटेंट के बेसिस पर। तो हम कार्बन कंटेंट के बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं, तो आपका आता है लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील आता है, मीडियम कार्बन स्टील आता है, और हाई कार्बन स्टील आता है, ठीक है। लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, और ये आपको याद रखना है बच्चों, ये क्या करना है, याद रखना है, इसे आप लर्न कर लीजिए,
इसको तो आपको याद ही रखना है, ठीक है, भूलना ही नहीं है। इसी लो कार्बन स्टील को कभी कभी हम बोल देते हैं माइल्ड स्टील, जो कि आपने नाम काफ़ी बार सुना होगा, ठीक है, माइल्ड स्टील, सिंपल लिख देते हैं MS, ठीक है। तो लो कार्बन स्टील को ही कभी कभी क्या बोलते हैं, कभी कभी क्या, आपका इसका दूसरा नाम ही आपका माइल्ड स्टील है, ठीक है। क्या बोलते हैं, माइल्ड स्टील MS। क्या आपसे कोई पूछता है किसका बना हुआ, तो आप हमेशा जवाब देते हो माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील क्या है, वो लो कार्बन स्टील है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें जो आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका बात है कि आपको इसमें याद रखना है इनकी कार्बन कंटेंट। तो लो कार्बन स्टील आपकी कौन सी होती है, जिनमें कार्बन कंटेंट आपका 0.025 से 0.3%, ठीक है। कहीं कहीं पर ये आपको 0.3 की जगह आपको हो सकता है 0.25 भी दे सकता है, ठीक है। 0.2 तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0.25 से 0.3 आप कह सकते हो। तो 0.025 से 0.3% आपका जो रहेगा वो आपका किस में आ जाएंगी, वो आपकी स्टील होती है लो कार्बन स्टील, ठीक है। वो स्टील कौन सी होती है, लो कार्बन स्टील। और जिसमें आपका 0.3 से आपका 0.6% कार्बन प्रेजेंट होगा, वो आपकी कौन सी होती है, मीडियम कार्बन स्टील। याद रखना है, माइंड में सेट कर लीजिए, भूलना नहीं है, ठीक है। और हाई कार्बन स्टील की बात करता हूं तो आपका बेसिकली जो होती है आपकी, कह सकते हो कि 0.6 से ज़्यादा, 0.6 से जनरली आप कह सकते हो 0.6 से आपकी 1.5% तक आप कह सकते हो एक तरीके से, जिनमें आपका कार्बन कंटेंट आपका 0.6 से 1.5% कार्बन रहेगा, वो आपकी क्या हो जाएंगी, हाई कार्बन स्टील्स हो जाती हैं, ठीक है, हाई कार्बन स्टील्स हो जाती हैं। वैसे तो अभी मैंने पीछे फेज डायग्राम में बताया था, तो मैंने कहा था कि 2.1 से पहले आपकी सारी स्टील्स रहेंगी, ठीक है, सारी स्टील रहेंगी, और 2.1 के बाद आपके कास्ट आयरन्स रहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई थी। लेकिन हमारी जो काम की हैं उनमें आपका कार्बन परसेंटेज इसी तरीके से आपका डिफाइन किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका 1.5 से 2.1 तक स्टील नहीं रहेगी, वो स्टील ही रहेगा, लेकिन जनरली हाई कार्बन स्टील मतलब 0.6 से जितना भी ज़्यादा हो वो आपका हाई कार्बन स्टील में आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। लो कार्बन स्टील जिसे हम माइल्ड स्टील बोलते हैं, वो आपका होता है 0.025 से आपका 0.25 कह सकते हो, या फिर आप 0.3 कह सकते हो। सिमिलरली आपका मीडियम कार्बन स्टील में 0.3, तो आप सिंपल याद रखिए 0.025 से 0.3, और मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 से 0.6, एंड हाई कार्बन स्टील में 0.6 से आपका पूछता है तो ज़्यादा, नहीं तो आपको रेंज बतानी है तो 0.6 से 1.5% आप बता सकते हो, ठीक है। अब दूसरा एक कन्फ्यूजन मैं आप लोगों का यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं। दूसरा मैं एक आपका कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। कन्फ्यूजन एक ये रहता है कि सर जी कभी कभी हम नाम सुनते हैं प्लेन कार्बन स्टील। देखो आपको थोड़ा स्टील की बात चलिए तो आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी तो डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एक आप सुनते हो अलॉय स्टील, ठीक है, ये क्या क्लासिफिकेशन होते हैं फिर, आपने तो बता दिया कि लो कार्बन स्टील है, मीडियम कार्बन स्टील है, आपका हाई कार्बन स्टील है। तो आपका ये प्लेन कार्बन स्टील और अलॉय कार्बन स्टील क्या होता है, तो देखो बच्चों क्या होता है कि जो स्टील जो मैंने कार्बन कंटेंट के बेसिस पर जो क्लासीफाई करी थी, जैसा कि आपका लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, ये तीनों ही टाइप के दो दो आप कह सकते हो, दो दो फॉर्म में आपकी एग्जिस्ट करती हैं। ये लो कार्बन स्टील भी आपकी क्या होगी, ये भी दो फॉर्म में होगी, प्लेन कार्बन स्टील की फॉर्म में भी होगी, और आपकी अलॉय स्टील, ये भी आप कह सकते हो एक तरीके से प्लेन कार्बन स्टील की, प्लेन कार्बन को PCS लिख देता हूँ, प्लेन कार्बन स्टील, और आप कह सकते हो अलॉय स्टील को मैं AS लिख देता हूँ, और ये भी आपकी प्लेन कार्बन स्टील में होगी और आपकी अलॉय स्टील में होगी, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, कहीं कहीं पर आप क्लासिफिकेशन देखोगे तो आपको पहले प्लेन कार्बन स्टील और अलॉय स्टील में क्लासिफिकेशन दे देगा, और फिर प्लेन कार्बन के आपके 3 टाइप बता देगा, लो कार्बन स्टील, आपका मीडियम कार्बन स्टील और आपकी हाई कार्बन स्टील। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पहले कार्बन बेसिस पे कर लीजिए, फिर आपके उनके अलॉइंग कंपोनेंट के बेसिस पे कर लीजिए, या पहले आप अलॉइंग कंपोनेंट के बेसिस पे कर लीजिए और बाद में कार्बन कंटेंट के बेसिस पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब डिफरेंस क्या आता है, देखो प्लेन कार्बन स्टील मतलब आपका होता है, जो प्लेन कार्बन स्टील होता है ये वो स्टील होती है जिसमें आपका कोई भी नो अलॉइंग एलिमेंट, कोई भी अलॉइंग एलिमेंट इंटेंशनली ऐड नहीं किया जाता, ठीक है, इंटेंशनली ऐड नहीं किया जाता। मतलब क्या है, ठीक है, इंटेंशनली ऐड नहीं किया है, मतलब ये है कि प्लेन कार्बन स्टील, जो मुझे कार्बन स्टील मेरे सामने रखी है एज इट इज, मैंने उसमें कोई भी अलॉइंग नहीं करी अपनी नीड के अकॉर्डिंग, उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए, या मुझे जो प्रॉपर्टीज चाहिए थी उनके अकॉर्डिंग मैंने कोई भी अलॉइंग एलिमेंट नहीं किया। हाँ ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है कि आयरन एंड कार्बन के अलावा कुछ जो ऑलरेडी जो पहले से जैसे कि आपके सल्फर हो गया, कुछ आपका मैंगनीज हो गया, तो इस टाइप के जो आपके एलिमेंट जो पहले से प्रेजेंट हैं वो प्रेजेंट हो सकते हैं प्लेन कार्बन स्टील में, लेकिन मेरी तरफ से कोई भी अलॉइंग एलिमेंट आपका इनमें ऐड नहीं किया जाएगा प्लेन कार्बन स्टील में। और अलॉय स्टील से नाम सुनते ही पता चल रहा है अलॉय, यानी कि इसमें क्या होता है,
इंटेंशनली आपके क्या किए जाते हैं, इंटेंशनली आपके अलोइंग एलिमेंट आपके यहाँ पर डाले जाएंगे, इंटेंशनली अलोइंग एलिमेंट्स यहाँ पर क्या किए जाते हैं, आपके ऐड किए जाएंगे। ठीक है, क्यों ऐड किए जाएंगे? उसकी प्रॉपर्टीज को एनहेंस करने के लिए, मुझे जो प्रॉपर्टीज चाहिए उनको एनहेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, अलोइंग करूँगा। तो मैंने मान लीजिए अपनी तरफ से कुछ बाकी के एलिमेंट डाल दिए, ठीक है, जो भी आपको डालने हैं, ठीक है, तो वो मैंने आपके इसमें डाल दिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपके अलॉय स्टील बन जाएगा। प्लेन कार्बन स्टील में कोई भी अलॉइंग एलिमेंट हम इंटेंशनली नहीं डालते हैं। हाँ, पहले से कुछ जो है वो प्रेजेंट है, वो रह सकते हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से कोई भी अलॉइंग नहीं कर रहे, तो उस टाइप की स्टील को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेन कार्बन स्टील। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लेन कार्बन स्टील। और अलॉय स्टील को हम क्या बोलते हैं, अलॉय स्टील में हम क्या करते हैं, आपका इंटेंशनली आपके ऐड करते हैं। तो यहाँ तक आपको एक बेसिक आइडिया लग गया स्टील्स का। ये बेसिक आइडिया मैंने यहाँ पर आपको दिया है स्टील्स के बारे में। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो वो आपका दोबारा से बैक जाकर वीडियो देख सकता है, और फिर भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो चलिए हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक आप सभी, मैं उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही पीछे ही बता दिया था, जो पीछे जो डायग्राम आपका बताया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका इस परसेंट से आपका ग्रीन में ग्रीन मिल गया, दूसरा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये था आपका, सॉरी ये पॉइंट क्यों, ये वाला, ये पॉइंट आपका कौन सा होगा, यूटेक्टोइड पॉइंट। इससे पहले आपको देखिए हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, और इसके बाद हाइपर। ये डायग्राम क्यों लगाया, ये डायग्राम आपको लगाया कि आप देख पाओ, अगर आप ग्राफ में ड्रॉ कर पाओ, अगर आपके बनाने के लिए आता है तो आप वहां पर रिप्रेजेंट कर सको कि कहाँ पर हाइपो यूटेक्टोइड स्टील है, कहाँ पर हाइपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, ये हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, ये आपका यूटेक्टिक पॉइंट था ये वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। और यहाँ आप देख सकते हो 4.3% से लेकर 6.67% तक आपको मिलता है वो हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। तो यहाँ पर आप ग्राफ में उनका जगह देख पाए, उनकी रिप्रेजेंटेशन देख पाए कि कहाँ पर आपकी ये चीज़ें होंगी। क्या सभी बच्चे देख पाए? बिल्कुल देख पाए सर जी, बिल्कुल देख पाए। चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो स्ट्रक्चर। अब बात किसकी होगी कि माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है। ठीक है, मेन बात क्योंकि हमको इस लेक्चर में इसी की करनी थी। स्टील आपको समझ में आ गया, थोड़ा क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया स्टील का। हाइपो यूटेक्टोइड, यूटेक्टोइड और आपकी हाइपर यूटेक्टोइड क्या है वो बता दिया, उनकी डेफिनेशन क्या लिखना है, कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे। तो आपको एग्जाम पर्पज के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, आप नोट्स बना सकते हो, वो लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है। अगर मैं आपका हीट, आपका मोल्टन स्टेट से, या मैं कहूँ कि आपका हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर अगर मैं आपकी कूलिंग कर रहा हूँ तो मेरा माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, मेरा माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा वो यहाँ आप देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको डेफिनेशन एक तरीके दे दी है, ये आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डायग्राम मैंने यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए लगा दिया है, जहाँ पर आपको हाइपर यूटेक्टोइड स्टील्स दे रखी हैं। अब आपका बात आती है कि हाइपर यूटेक्टोइड स्टील की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप देख सकते हो स्टील्स विद कार्बन कंटेंट फ्रॉम 0.025 से 0.8%। ठीक है, 0.8%। ठीक है, इस पॉइंट एस को देखिए, ये डायग्राम दूसरा है और ये कहीं से लिया, तो इस पॉइंट एस को आप काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ये पॉइंट आपका जे दिखाया हुआ है तो यहाँ पे आप पॉइंट जे लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट जे लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो स्टील विद कार्बन कंटेंट फ्रॉम 0.025, जो आपका 0.025 से जो आपका कार्बन कंटेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये टच नहीं करता है, यहाँ पर टच नहीं करता है, हल्का आपका अलग रहता है। वही कार्बन परसेंट क्या होती है आपकी 0.025 होती है, 0.025 रहती है। ठीक है, वहाँ से लेके आपका क्या होगा 0.8 तक जो रहेगा वो हाइपो यूटेक्टोइड रहेगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा इसमें कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, एज इट इज आपको अपने नोट्स में लिख लेना है। यूटेक्टोइड की बात करेंगे तो जिसमें कार्बन परसेंट आपका कितना रहेगा 0.8% रहेगा, जिनमें कार्बन कंटेंट कितना रहेगा 0.8%, वो आपकी क्या हो जाती है, यूटेक्टोइड हो जाती है। और जिन स्टील्स में आपका 0.8% से ज़्यादा रहेगा, 0.8% कितना ज़्यादा सर जी 6.67 तक ले लें, नहीं, कहाँ तक 2.1, कहाँ तक, ये आपको रेंज याद रखनी है ना, ये आपको याद रखनी है 2 या 2.1, कहाँ तक 0.8 से 2% आप जनरली याद कर लीजिए। ठीक है, जिनमें 0.8 से 2% रहेगा वो आपकी क्या हो जाती हैं, वो आपकी हाइपर यूटेक्टोइड स्टील्स हो जाती हैं। ठीक है, यूटेक्टोइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये यूटेक्टोइड पॉइंट है, इससे पहले उससे बात कर रहे हैं, बात की बात कर रहे हैं, इसलिए यूटेक्टोइड। ये यूटेक्टिक पॉइंट था, इसलिए इससे पहले यूटेक्टिक और इसके बाद आपका हाइपर यूटेक्टिक। समझ में आ गया, ये डेफिनेशंस आप नोट कर लीजिएगा।
ये डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपको पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ फेज डायग्राम में कहाँ पर मुझे स्टील मिलेगा, कहाँ पर मुझे कास्ट आयरन मिलेगा, कहाँ पर मुझे हाइपो यूटेक्टोइड स्टील मिलेगा, कहाँ पर मुझे हाइपर यूटेक्टोइड स्टील मिलेगा, कहाँ मुझे हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन मिलेगा, कहाँ मुझे यूटेक्टिक कास्ट आयरन मिलेगा और कहाँ पर मुझे हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन मिलेगा। ये सारी अंडरस्टैंडिंग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को हो गई होगी, ठीक है। सभी बच्चे बताइए, क्या सभी को ये अंडरस्टैंडिंग हो गई? बताइए। बिल्कुल हो गई सर जी, बिल्कुल हो गई। अब बात करते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर की। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सारे के सारे लेक्चर क्या हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक है, एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे आपका माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ तो वहाँ फेज ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही आएगा, और जो हीट ट्रीटमेंट में है वो भी आपका माइक्रो स्ट्रक्चर से ही जुड़ा हुआ है। और जब मैं ट्रिपल टी की बात करता हूँ जिसमें मुझे अलग अलग फेजेस मिलते हैं, तो वहाँ पर हमारी कूलिंग की बात आ जाती है कि स्लो कूलिंग कर रहे हैं, फास्ट कूलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी बात आएगी कि हम स्लो कूलिंग कर रहे हैं तो मुझे किस टाइप का ग्रेन स्ट्रक्चर मिल रहा है, फाइन मिल रहा है, कोर्स मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आप समझने की थोड़ी सी कोशिश कीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको पूरी कोशिश करूँगा समझाने की, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, जब क्योंकि मुझे माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट देखना है स्टील में, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर है क्या, क्या चीज़ है ये, ठीक है, कैसे किस किस चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो देखो यहाँ देखा हुआ है साफ कि माइक्रो स्ट्रक्चर जो होता है, जो भी मेरा डेवलप हो रहा है, ठीक है, जो भी मेरा माइक्रो स्ट्रक्चर बन रहा है ड्यूरिंग आपका क्या कूलिंग, ड्यूरिंग कूलिंग जो भी मेरा माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो डिपेंड करता है एक तो कार्बन कंटेंट पर, ठीक है, एक तो कार्बन कंटेंट पर डिपेंड करेगा, दूसरा आपका हीट ट्रीटमेंट में। मैंने पहले ही बताया था एक दूसरे से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो माइक्रो स्ट्रक्चर आपका हीट ट्रीटमेंट पर भी डिपेंड करेगा। अब बात आती है कि आप सभी को लग रहा होगा कि सर जी जब हम कूलिंग कर दिया हमने फेज डायग्राम में, कूलिंग कर दिया हमने फेज डायग्राम में, हम कूलिंग करके देख रहे हैं तो हमें एक माइक्रो स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो फिर हमें हीट ट्रीटमेंट से माइक्रो स्ट्रक्चर मतलब क्या कैसे जुड़ा हुआ है हीट ट्रीटमेंट से, तो हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बच्चों हीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता इसलिए मिली क्योंकि मुझे फेज डायग्राम के जब मैंने आपका कूलिंग करते हुए देखा और जो माइक्रो स्ट्रक्चर मिला उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उस माइक्रो स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। अब हो सकता है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं मेरे काम की हों, और हो सकता है कि ये प्रॉपर्टीज जो इससे मुझे मिल रही है मेरे काम में नहीं आ रही हूँ, ठीक है। अगर ये मेरे नीड के अकॉर्डिंग मेरे काम की हैं तो मैं इस माइक्रो स्ट्रक्चर को ही लेकर अपना क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट को बना दूंगा, या स्ट्रक्चर जो भी मुझे चीज़ बनानी है इसको मैं यूज़ कर लूंगा। लेकिन अगर ये मेरी नीड के अकॉर्डिंग नहीं है, मुझे लगता है कि इसमें किसी चीज़ की कमी है और उस कमी को मैं किसी दूसरे तरीके से एनहेंस कर सकता हूँ या डेवलप कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ता है, हीट ट्रीटमेंट पर जाना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके प्रॉपर्टीज़ को बदलना है। प्रॉपर्टीज़ को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइक्रो स्ट्रक्चर, क्योंकि वो जो ग्राफ जो आपको मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया था, प्रोसेसिंग वाला, फिर आपका स्ट्रक्चर वाला, फिर आपका प्रॉपर्टीज वाला और फिर आपका परफॉर्मेंस वाला, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही है, अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। और उसके माइक्रो स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, हीट ट्रीटमेंट यूज़ करता हूँ। तो अब आपको समझ में आया कि माइक्रो स्ट्रक्चर हीट ट्रीटमेंट पर कैसे डिपेंड कर रहा है। मुझे उसकी प्रॉपर्टीज को एनहेंस करना है, और टू एनहेंस द प्रॉपर्टीज मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू चेंज द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द जो भी आपका चीज़ है उसके मुझे माइक्रो स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। आई हैव टू चेंज दी माइक्रो स्ट्रक्चर। तो माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा, हीट करिए, हीट करेंगे तो आपका फिर उसे कूलिंग करेंगे, वो सारी प्रोसेस आपके किस में आ जाते हैं, हीट ट्रीटमेंट में आ जाते हैं। तो आप कह सकते हो माइक्रो स्ट्रक्चर जो मेरा है वो एक तो कार्बन कंटेंट पर डिपेंड करेगा, जब मैं आयरन कार्बन फ्री डायग्राम किया कितना आपका कार्बन कंटेंट है, और दूसरा मेरा हीट ट्रीटमेंट पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। कार्बन कंटेंट पर सर जी कैसे करेगा, क्योंकि आपका यहाँ देख लीजिए, अगर इस वाले की बात करता हूँ तो हाइपो यूटेक्टोइड स्टील मिल रहा है, यहाँ कार्बन कंटेंट अलग है तो यूटेक्टोइड स्टील मिल गया, उसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी। हाइपर की बात करूंगा तो यहाँ कार्बन कंटेंट अलग है, उस वहाँ पर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टी अलग होंगी। सर जी ठीक है, कार्बन कंटेंट पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम आगे जाते हैं तो आपको हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन मिलेगा, उसकी कार्बन कंटेंट अलग है, कार्बन परसेंटेज अलग है, और उसकी प्रॉपर्टी जो हमें पहले कार्बन कंटेंट जो कार्बन आपको यूटेक्टोइड स्टील वगैरह में मिल रही थी उससे अलग होंगी। तो इसका सिंपल बात यह है कि आप कह सकते हो कि जो भी आपकी माइक्रो स्ट्रक्चर है वो आपका किस पे डिपेंड करता है, आपका कार्बन कंटेंट और हीट ट्रीटमेंट। दूसरा दूसरा मैंने आपको बताया, ये कब की बात बता रहा हूँ, ये कब की बात होता है, जब मेरा माइक्रो स्ट्रक्चर आपका क्या है, फेज डायग्राम में कूलिंग करने पर बन चुका है उसके बाद की। लेकिन दूसरा एक माइक्रो स्ट्रक्चर मेरा किस पे डिपेंड करता है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है ड्यूरिंग द कूलिंग। ड्यूरिंग द कूलिंग, कूलिंग करते समय मेरा, क्योंकि आप यहाँ से ऊपर लिक्विड स्टेट से आप नीचे की तरफ जा रहे हो, तो ड्यूरिंग द कूलिंग, कूल करते समय मेरा फेज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मेरे
ग्रेन्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है, वो अपना एक माइक्रो स्ट्रक्चर लेके आएंगे। वो माइक्रो स्ट्रक्चर मुझे यहाँ मिल जाएगा और वो माइक्रो स्ट्रक्चर जो मिला है वो किस पर डिपेंड करेगा, कार्बन कंटेंट पर और हीट ट्रीटमेंट पर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। कूलिंग करते टाइम फेज ट्रांसफॉर्मेशन का रोल है, वहां से एक माइक्रो स्ट्रक्चर मिलेगा। वो माइक्रो स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि मैंने किस कार्बन कंटेंट पे आपकी कूलिंग करी है, और दूसरा अगर मैं हीट ट्रीटमेंट कराता हूं तो उस पर भी डिपेंड कर जाएगा। क्लियर हो गई, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए बात क्या कह रहा है। अब बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ द डिजायरेबल। यही मैंने आपको बताया कि मुझे अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी चाहिए, तो मुझे माइक्रो स्ट्रक्चर अपने अकॉर्डिंग चाहिए। तो डेवलपमेंट ऑफ द डिजायरेबल माइक्रो स्ट्रक्चर इज द सेंट्रल टास्क ऑफ द हीट ट्रीटमेंट। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे आपका माइक्रो स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि उस माइक्रो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मुझे प्रॉपर्टीज मिलेंगी, तो वो किस पर डिपेंड करता है, हीट ट्रीटमेंट। और हीट ट्रीटमेंट का मेन पर्पज ही यही है और मेन टास्क भी यही है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इंटरलिंकिंग बनाते हुए चलूँ, कि आगे जो भी चैप्टर आपके आते जाएंगे तो आपको चीजें समझ में आए, आप भी लिंक करने की कोशिश कर पाओ। ठीक है, और मैंने पहले ही कहा था कि हाँ, हो सकता है फेस ट्रांसफॉर्मर पहले पढ़ाऊँ, फिर हीट ट्रीटमेंट पढ़ा दूँ, और हो सकता है फिर ट्रिपल टी पढ़ा दूँ, या हो सकता है फेस ट्रांसफॉर्मर के बाद ट्रिपल टी पढ़ा दिया जाए, फिर हीट ट्रीटमेंट पढ़ा दिया जाए, क्योंकि क्या है, इंटर रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि पहले यही पढ़ाना जरूरी है फिर यही पढ़ाना जरूरी है। आपको केवल क्या है, एक लिंकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए 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 चलिए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। क्या कह रहे थे, हम बात कर रहे थे बच्चों, हम बात कर रहे थे कि हीट ट्रीटमेंट का मेन मकसद क्या है आपका। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को जैसा माइक्रो स्ट्रक्चर चाहिए, वो मैं उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हीट ट्रीटमेंट करता हूँ। अब देखिए क्या कह रहा है, माइक्रो स्ट्रक्चर इज द प्रोडक्ट ऑफ द फेज ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोडक्ट है। अब आपको माइंड में जरूर डाउट आ रहा है कि सर जी ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। कि देखो, हम क्या पढ़ने वाले थे इसमें, डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो स्ट्रक्चर, यही तो पढ़ने वाले थे। तो आपको माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में डेवलपमेंट तो हम देखेंगे, लेकिन माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, क्या है, क्या कहानी है, थोड़ा सा आइडिया तो लगे। बाकी डिटेल हम आगे के लेक्चर्स में देख लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ आपकी लगाई गई है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइक्रो स्ट्रक्चर जो है किस पर डिपेंड कर, किसका प्रोडक्ट है आपका, फेज ट्रांसफॉर्मेशन इन स्टील एंड इट फॉर्म्स व्हेन द स्टील गिवन कंपोनेंट कूल फ्रॉम द गामा रीजन। क्या बात कर रहे हैं, गामा रीजन से कूलिंग की बात कर रहा है, तो आपका कैसा फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उस पर माइक्रो स्ट्रक्चर आपका क्या करता है, डिपेंड करता है। अब क्या बात है कि क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे बनना है, कूल करने पर बनना है, कूल करना है। अब ये कूलिंग, अब ये जो कूलिंग आप करा रहे हो, तो आप कह सकते हो कि सर जी कूलिंग ठीक है, हम कूलिंग करा रहे हैं। तो एक कोई बच्चा है, वो कह रहा है कि बहुत आराम आराम से कूलिंग करा रहा है, आराम आराम से बिल्कुल मजे मजे में। एक बच्चा है बिल्कुल उसे बहुत जल्दी है और वो जल्दी से कूलिंग करा के चला गया। तो आपकी कूलिंग भी कैसी हो सकती है, दो तरीके की आप कह सकते हो सकती हैं। एक आप कह सकते हो स्लो कूलिंग हो जाएगी, एक आपकी फास्ट कूलिंग हो जाएगी। इसी स्लो कूलिंग और फास्ट कूलिंग के बेसिस पर हमने नाम क्या दे दिए, इसी के बेसिस हमने नाम दे दिए इक्विलिब्रियम कूलिंग। इसी के बेसिस पे हमने क्या दे दिया, इक्विलिब्रियम कूलिंग। ठीक है, इक्विलिब्रियम कूलिंग कौन सी हो जाएगी, स्लो वाली हो जाएगी। ठीक है, स्लो वाली हो जाएगी। दूसरी हमने दे दी नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग। नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग कौन सी हो जाएगी, ये फास्ट वाली हो जाएगी। अगर हम फास्ट कूलिंग करा रहे हैं तो नॉन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कूलिंग के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, आप बात करते हो तो आप किसको देखोगे, जब आप इक्विलिब्रियम कूलिंग की बात करोगे तो आप देखोगे किसकी बात करोगे, ये फेज डायग्राम की। ये देखिए, क्योंकि फेज डायग्राम आपके क्या होते हैं, फेज डायग्राम आपके इक्विलिब्रियम डायग्राम होते हैं। फेज डायग्राम क्या होते हैं, आपके इक्विलिब्रियम डायग्राम होते हैं। और स्लो कूलिंग पे बात आपकी क्या 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 होते हैं, बनाए जाते हैं। इसकी बात करेंगे। नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग यानी कि फास्ट कूलिंग कराएंगे, तो उस केस में किसकी बात आ जाएगी, तो देखिए मैंने दोनों डायग्राम लगा रखे हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो उस केस में बात हो जाएगी ये डायग्राम कौन सा है सर जी, ये डायग्राम है आपका ट्रिपल टी डायग्राम। समझ में, मैंने पहले ही कहा था सारे के सारे टॉपिक जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लिंकिंग करते हुए सारी चीज़ें बताई जाएं। ठीक है, तो ये कौन सी है, कूलिंग। तो फेज माइक्रो स्ट्रक्चर फेज ट्रांसफॉर्मेशन, वो आपका कूलिंग कर रहे हैं। उस केस में कूलिंग आपकी दो टाइप की हो सकती है। स्लो करेंगे तो इक्विलिब्रियम कूलिंग, इक्विलिब्रियम कूलिंग की बात आएगी, पहुंच जाएंगे फेज डायग्राम पे। फास्ट कूलिंग करेंगे, फास्ट कूलिंग कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम डायग्राम यानी कि फेज डायग्राम हमारे किसी काम का नहीं, हमें जाना पड़ेगा ट्रिपल टी डायग्राम पे। तो वहां पर स्टडी की जाती है ट्रिपल टी डायग्राम की। और इसी नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग में आपको देखने को मिलता है, देखिए मार्टेनसाइड, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्टेनसाइड। दूसरा यहीं पर आपको देखने को मिलेगा क्या, बेनाइट। देखिए बेनाइट, इसमें अपर बेनाइट क्या, लोअर बेनाइट क्या है, ये हम आपको बताएंगे जब ट्रिपल टी डायग्राम देखेंगे। ये जो दो चीजें थी आपकी बेनाइट और आपकी मार्टेनसाइड, ये आपको इस ऊपर वाले फेज डायग्राम में देखने को नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये फास्ट कूलिंग पर डेवलप हो रहे हैं माइक्रो स्ट्रक्चर, जो कि आपका फेज डायग्राम में वो स्लो कूलिंग पर बनाया गया है। तो स्लो कूलिंग पे ये हमें नहीं दिखाई देंगे, फेज डायग्राम पे ये हमें दिखाई नहीं देंगे। क्या चीजें समझ में आई,
क्या चीज़ें समझ में आई? क्या एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि हाँ चल क्या रहा है, ठीक है, चल क्या रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, अगर मैं आयरन कार्बन फेज डायग्राम की बात करता हूं तो इक्विलिब्रियम, क्योंकि आयरन कार्बन फेज डायग्राम, जैसे ही फेज डायग्राम वर्ड आया आपको समझ में आ गया। फेज डायग्राम यानी कि आपका फेज डायग्राम बनाए जाते हैं स्लो कूलिंग पर। स्लो कूलिंग मतलब आपका इक्विलिब्रियम आपका क्या हो गई, कूलिंग हो गई, इसलिए क्या होते हैं इक्विलिब्रियम डायग्राम बोले जाते हैं इनको। तो इक्विलिब्रियम कूलिंग कंडीशंस आपकी क्या कहेंगी, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ फेज डायग्राम में, तो आपको कौन कौन से आपके माइक्रो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे थे। सर जी फेज डायग्राम में जब हमने बात की थी तो मेन हमको जो माइक्रो स्ट्रक्चर फाइनली बात कर रहा हूँ कि आपका लिक्विड स्टेट से फाइनली जब हम अब इस टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो आपको कौन सा आपको माइक्रो स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि देखिए एक तो यहाँ पर अल्फा, अल्फा फेराइट हो गया, यहाँ पर देखिए अल्फा, और दूसरा ये जो पिंक कलर का पोर्शन है जो कि अल्फा प्लस Fe3C वाला है आपका, जो ये हम क्या बोलते हैं परलाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं परलाइट। तो दूसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, परलाइट देखने को मिलेगा। कब, जब मैं इक्विलिब्रियम कूलिंग की बात कर रहा हूँ या मैं फेज डायग्राम में कूलिंग की बात कर रहा हूँ तब। और तीसरा देखिए ये जो मेरी लाइन थी यहाँ, जो वर्टिकल लाइन थी, ये किसकी थी, Fe3C की थी। तो ये वाला एक माइक्रो स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है कार्बाइड। तो इक्विलिब्रियम कूलिंग पे जब मैं बात करता हूँ तो मुझे 3 तरीके के माइक्रो स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं, फेराइट, परलाइट एंड कार्बाइड। इसका मतलब ये है, क्यों बताया, इसका मतलब ये है जब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो स्ट्रक्चर इन द स्टील्स में भी यूटेक्टोइड स्टील, हाइपो यूटेक्टेड एंड हाइपर यूटेक्टेड, तो उनका जो फाइनल माइक्रो स्ट्रक्चर हर किसी का जो निकल के आएगा, यहाँ पर अगर बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, यहाँ पर देखते हैं, अभी यहाँ पर आपको बताते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर मैं बात करता हूँ इसकी, मैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर इन द स्टील, तो उनका जो फाइनल माइक्रो स्ट्रक्चर निकल के आया, चाहे मैं हाइपो की बात करूँ, चाहे मैं हाइपर की बात करूँ, और चाहे मैं यूटेक्टोइड की बात करूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कूल करते हुए इस पिंक वाले रीजन में आ रहे हैं, इस पिंक रीजन में आ रहे हैं, ये भी आपका यूटेक्टोइड में भी आपका होते हुए पिंक रीजन में आ रहा है, और हाइपर वाला भी होते हुए आपका किस में आ रहा है, पिंक रीजन में आ रहा है। यानी फाइनली जो आपको मिलेगा, फाइनली जो आपको स्ट्रक्चर मिलने वाला है उसमें अल्फा और Fe3C ही होंगे, अल्फा और Fe3C ही होंगे, लेकिन उनका क्या होगा, अरेंजमेंट थोड़ा थोड़ा अलग होगा, तो समझ में आया यहाँ पर कि स्टील के केस में हमें कौन सा माइक्रो स्ट्रक्चर मिलने वाला है जब हम डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर को देखेंगे। यहाँ पर मुझे ये नहीं मिलेंगे, मार्टेनसाइड और बेनाइट मुझे नहीं मिलेंगे फेज डायग्राम में, वो कहाँ मिलते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम कूलिंग में मिलते हैं। सारी चीजें क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई, बिल्कुल क्लियर हुई। आगे चलते हैं, आपको बता दें, तो ये आपका पीछे का ही लिखा हुआ है, ठीक है। और जब मुझे ये आपके मिलेंगे फेराइट, परलाइट और कार्बाइड, ये 3 तरीके के मुझे स्ट्रक्चर मिल सकते हैं इक्विलिब्रियम कूलिंग पे, यानी कि फेज डायग्राम की जब मैं बात करता हूँ, यानी कि या मैं कहूँ कि स्लो कूलिंग की जब मैं बात करता हूँ, तो मुझे ये फेज आपको देखने को मिलेंगे। और ये सारे के सारे फेजेस कहाँ से आ रहे थे, पीछे मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, ये देखिए। अगर मैं कूल करता हूँ लिक्विड से भी, तो लिक्विड पहले आपका गामा में बदलेगा, फिर गामा के बाद आपके क्या होंगे, इन फेज माइक्रो स्ट्रक्चर में बदलेंगे। तो बेसिकली क्या है, सारे के सारे आ कहाँ से रहे हैं, गामा वाले आपके फेज से आ रहे हैं, सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं, गामा वाले फेज से। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि जितने भी आपके ये फॉर्म और जितने भी ये फॉर्म्स है, फेराइट, परलाइट, कार्बाइड, ये आपकी कहाँ से आ रही हैं, ऑस्टेनाइट फेज से आ रही है, यानी गामा फेज से आ रही हैं, और किस पर, ऑन स्लो कूलिंग फ्रॉम द हायर टेम्परेचर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है, कहाँ से आ रही हैं, गामा फेज से बन रही हैं। अब बात मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया, नोट करके मैंने लिख दिया है जिससे कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं ऑस्टेनाइट की, देखिए अगर ऑस्टेनाइट की, क्योंकि अगर मैं ऑस्टेनाइट की स्लो कूलिंग, देखो लिखा हुआ है स्लो कूलिंग करा रहा हूँ, तो मुझे ये 3 तरीके के मिलेंगे, फेराइट, परलाइट और कार्बाइड। अगर मैं इसकी, क्योंकि माइंड में डाउट आता है, ठीक है सर जी आपने बता तो दिया कि स्लो कूलिंग करेंगे तो ये मिल जाएगा, अगर बाई चांस मैंने आपकी वेरी फास्ट कूलिंग या फास्ट कूलिंग करा दी तो कहानी क्या होगी, तो कहानी में क्या बदलाव आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट करके लिख रखा है, ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ नहीं गया हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हम आपके इसमें जाएंगे मार्टेनसाइड की, जब हम आपके ट्रिपल टी डायग्राम और हीट ट्रीटमेंट देखेंगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर करा देंगे। लेकिन यहाँ पर माइंड में डाउट तो आएगा, ठीक है स्लो कूलिंग करा दी, तो अगर मैं फास्ट कूलिंग कराता हूँ तो कहानी क्या होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप ऑस्टेनाइट की फास्ट कूलिंग करा देते हो, यानी अगर आप फास्ट ऑस्टेनाइट को फास्टर कूल करा देते हो, और फास्टर कूलिंग को ही देखो मैंने बोला यहाँ पर आ गया क्वेंच्ड। अब ये क्वेंच क्या है, ये क्वेंच आपका एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है,
तो मैंने पहले ही कहा था कि सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब आप कहोगे कि क्वेंच क्या है? अब ये क्वेंचिंग क्या होता है? ये जब मैं आपको हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़ाऊँगा तभी समझ में आएगा। अब ये कूल फास्टर, क्योंकि जब भी हमें फास्टर कूलिंग करानी होती है तो हम क्वेंचिंग की ही बात करते हैं कि क्वेंचिंग में आपकी फास्टर कूलिंग होती है। क्योंकि कूलिंग मीडियम कौन-सा होता है? आपका कूलिंग मीडियम इस तरीके का होता है आपका, जिसमें आपकी जो कूलिंग रेट होते हैं वो हमें बहुत हाई मिलते हैं। तो कूलिंग फास्टर यानी ऑस्टेनाइट की मैं फास्टर कूलिंग करा रहा हूँ यानी कि क्वेंचिंग करा रहा हूँ, तो उस केस में मुझे जो माइक्रो स्ट्रक्चर मिलता है उस केस में मुझे मार्टेनसाइट मिल जाता है। तो डाउट यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। ठीक है सर जी, स्लो कूलिंग करा देंगे तो मुझे ऊपर के 3 टाइप के स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, लेकिन बात माइंड में डाउट तो आएगा, भैया ठीक है स्लो कूलिंग का बता दिया और मैं आपको फास्ट कूलिंग का नहीं बताऊं तो माइंड में डाउट बना रह जाएगा। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे दिया, नोट करके लिख दिया है मैंने कि अगर आप फास्ट कूलिंग कराओगे तो आपको जो माइक्रो स्ट्रक्चर मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? मार्टेनसाइट मिलेगा। अब देखो कहानी में आपको थोड़ी सी समझाऊंगा। मार्टेनसाइट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लिख दी है, आप पढ़ सकते हो कि मार्टेनसाइट इज अ सुपर सैचुरेटेड सॉलिड सॉल्यूशन of carbon in carbon with highly distorted ferritic lattice structure due to the strain associated with the process of the formation of martensite। ठीक है, ये केवल टेक्निकल लैंग्वेज में डेफिनेशन है, इसको आपको रट लेना है एग्जाम पर्पज के लिए, इसको ठीक है याद कर लेना, आता है तो आप इसको लिखकर आ सकते हैं। अब देखो मैं कहानी आपको बताता हूँ थोड़ी सी, ठीक है थोड़ी सी मैं आपको कहानी बताता हूँ। यहाँ आप फास्ट कूलिंग करोगे तो मार्टेनसाइट मिल जाएगा आपको, ये समझ में आ जाएगा। लेकिन इससे देखो पहले लाइन क्या लिखी है? सप्रेसिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर कार्बन सेपरेशन विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर देन द स्ट्रक्चर बिकम सुपर सैचुरेटेड विद द कार्बन। क्या कह रहा है कि जब मैं फास्ट कूलिंग करता हूँ तो कार्बन की, ठीक है, जो आपकी सेपरेशन की जो अपॉर्चुनिटी होती है उसको सप्रेस कर देता है। ठीक है, अब कहानी इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का, इसको पहले एक बार मैं इरेज कर देता हूँ तो आपको थोड़ी सी ये समझ में आ जाएगी। देखो बच्चों होता क्या है, अगर मैं जनरली बात करता हूँ, अगर मैं जनरल बात करता हूँ तो फेज डायग्राम में, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं जनरल बात करता हूँ तो फेज डायग्राम में जब मैं आयरन फेज डायग्राम की बात करता हूँ, आयरन कार्बन फेज डायग्राम की बात करता हूँ, तो जनरली आपका जो मुझे फेज, आपका जो कार्बन होता है, जनरली जो कार्बन होता है वो सेट होता है एज अ सीमेंटाइट। ठीक है, जनरली आपका कार्बन कैसे सेट होता है? एज अ सीमेंटाइट। लेकिन आपके हमने पहले ही बताया था कि आयरन कार्बन डायग्राम में कुछ कुछ ऐसे ऐसे लोचे आते हैं जो कि क्या है कि आपके साइंटिस्ट भी कंफ्यूज थे पहले। क्यों? क्योंकि जो कार्बन था वो कभी तो ग्रेफाइट की फॉर्म में आपका डिकम्पोज हो जा रहा था और कभी सीमेंटाइट की फॉर्म में हो जा रहा था। अब मैंने यहाँ पे बताया जनरली अगर मैं आयन कार्बन डायग्राम की बात करता हूँ तो कार्बन आपका एज अ सीमेंटाइट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा कि ये सीमेंटाइट आपका सेकेंडरी रिएक्शन होंगी, फिर ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रेफाइट में। ठीक है, जब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फेज डायग्राम में बात कर रहा हूँ। ठीक है, फेज डायग्राम में तो ये जो कार्बन है जनरली सीमेंटाइट के उसमें आएगा, फिर ग्रेफाइट में आएगा, तब आपको मिलेंगे। लेकिन जब मैं फास्ट कूलिंग करा देता हूँ तो ये कार्बन को टाइम ही नहीं मिल पाता, इस कार्बन को टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो आपका फाइनली ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में बदले, फाइनली इस फॉर्म में आपका आए। तो वही यहाँ पर बात लिखी हुई है कि आपकी सप्रेसिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर द कार्बन सेपरेशन विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। हम इतनी जल्दी टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं कि कार्बन जो होता है आपका उसको समझ में ही नहीं आता कि मुझे सीमेंटाइट में बनना है, ग्रेफाइट में बनना है, क्या बनना है, और वो वहीं पर आपका दबकर रह जाता है, वहीं पर आपका दबकर रह जाता है और आपका क्या बन जाता है? एक सुपर सैचुरेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है, आपका कार्बन का क्या बन जाता है? सुपर सैचुरेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, देन द स्ट्रक्चर जो आपको मिलता है सुपर सैचुरेटेड विद द कार्बन, कार्बन के साथ कैसा होता है? आपका सुपर सैचुरेटेड स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है और उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? मार्टेनसाइट बोलते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको आगे आने वाले लेक्चर में और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ केवल मैंने आपको एक हल्का सा आइडिया दे दिया कि बेसिकली चल क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको मार्टेनसाइट भी पता चल गया, डेफिनेशन भी पता चल गई, लेकिन अभी हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे। माइक्रो स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा समझ में आया कि हाँ माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है, किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है और कैसे कैसे बाकी की चीज़ें से आपका माइक्रो स्ट्रक्चर आपका बाहर निकल कर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? किसी को कोई भी डाउट? यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस लगा रखी हैं, देख सकते हो। माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ द हाइपोइलेक्ट्रोड स्टील, यहाँ मार्टेनसाइट का लगा रखा है, टेम्परिंग मार्टिन परलाइट का लगा रखा है। ठीक है, ये प्रोयूटेक्ट्रोड फेराइट वगैरह का परलाइट का दे रखा है। ठीक है, तो आपके समझने के लिए यहाँ पर आपकी इमेजेस लगा रखी हैं। क्या यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? क्या यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया सर जी, बिल्कुल समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अपनी कहानी को आगे ले चलते हैं। अब हम यहाँ तक इस स्टेज पर आ चुके हैं कि आपको माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट बताया जाए और अब यहाँ पर आप इसको समझ भी पाओगे अच्छे से। तो अब बात कर लेते हैं माइक्रो स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया देखो स्टील का ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तो स्टील का ही हम थोड़ा सा
अच्छे से देख लेंगे। और बाकी मैंने आपको बताया था कास्ट आयरन का है सेम वैसे ही उसी तरीके से, चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएंगी। क्या आपको लिख के आना है तो थोड़ा सा मैंने उसमें आपको आइडिया दे दूंगा, ठीक है। तो माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन यूटेक्टोइड स्टील, यूटेक्टोइड स्टील की बात करेंगे ड्यूरिंग द यूटेक्टोइड रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि यूटेक्टोइड रिएक्शन आपको यहाँ पर मिलती है 0.8 कार्बन परसेंट पर, ठीक है, 0.8 कार्बन परसेंट पर मिलती है। अब मुझे बात करनी है, क्योंकि मैंने आपको सारे पीछे बता ही दिया कि हम पहले लिक्विड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट कूलिंग कूलिंग करते रहेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा, गामा ही तो मिलेगा, गामा ही तो मिलेगा, क्योंकि जितनी भी स्टील्स की बात करता हूँ वो गामा से होके जाएंगी। तो इसलिए हमने क्या करा है, यहाँ पर जो पोर्शन लिया हम गामा से ही बात करेंगे, क्योंकि गामा तक तो मुझे मिलना ही मिलना है, गामा के बाद की कहानी आगे चेंज होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम जब कूलिंग करेंगे तो गामा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, सबसे पहले जब भी आपका एग्जाम में आएगा तो आपको इसी तरीके का डायग्राम बना के आना है। आपको क्या करना है, ये कार्बन परसेंटेज पर आप क्या करोगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे, जैसा कि यहाँ पर ड्रॉ की गई है एक्स एंड एक्स डैश, ठीक है। अब आपको पता है ये यूटेक्टोइड पॉइंट है, ये यूटेक्टोइड पॉइंट है जो कि आपको 727 डिग्री सेल्सियस पर देखने को मिलता है। कभी कभी इसको आप यूटेक्टोइड टेम्परेचर भी बोल देते हैं, कहीं कहीं पर आपको लिखा है ना यूटेक्टोइड टेम्परेचर, तो आप समझ जाइएगा इसकी बात कर रहा है, ठीक है, 727 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कहीं कहीं पर इसको यूटेक्टोइड टेम्परेचर भी बोल देते हैं, या कहीं कहीं पर आपको ये जो यूटेक्टोइड टेम्परेचर है यूटेक्टोइड हॉरिजॉन्टल भी लिखा हो सकता है, ठीक है। देखो अलग अलग नाम है, कैसे भी लिखा आ सकता है, आपको समझना है। और कहीं कहीं पर यूटेक्टोइड आइसोथर्म भी बोला जा सकता है। और ये सारी बातें मैं आपको, जो मैंने आपको यूटेक्टिक सिस्टम पढ़ाया था वहां पर सारी चीजें क्लियर कराई थी कि कैसे कैसे इनको नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा यूटेक्टोइड पॉइंट, यहाँ पर आपकी होगी यूटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन मैंने आपको बताई दी थी, ठीक है, जो कि क्या होगी आपकी सॉरी यूटेक्टिक नहीं, यूटेक्टोइड पॉइंट है। यहाँ पर आपको यूटेक्टोइड रिएक्शन मिलेगी, वो मैंने आपको बताई दी थी कि सॉलिड 1 आपका कूल करने पर सॉलिड 2 प्लस सॉलिड 3 में बदल जाएगा, ठीक है। ये तो हमको बात हो गई रिएक्शन की। अब यहाँ माइक्रोस्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है, तो आपको क्या करना है कि एक आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर देखो जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो आपके एग्जाम पर्पज से लिखा हो कि आपको एग्जाम में क्या लिख के आना है, कि कुछ थ्योरी हो तो आप यहाँ लिख सकते हो। बाकी जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो केवल आप सुनते चले जाइए, ठीक है। आप सुनने के बाद समझने का, जब इसको पढ़ेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे। आपने क्या करना है, 2 पॉइंट ले लेने हैं, एक आपका यूटेक्टोइड आपके ये जो कंपोजिशन है इससे जस्ट अबव ए पॉइंट ले लिया आपने, एक पॉइंट आपने इससे जस्ट नीचे ले लिया बी। अब जैसे आप इस पॉइंट से ऊपर देखोगे, यहाँ से हल्का सा भी ऊपर गए तो देखो क्या मिला, गामा, हल्का ऊपर गए गामा, गामा, यानी इस पॉइंट से जस्ट अबव थोड़ा सा भी ऊपर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपको गामा 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 ही मिल जाएगा पूरे में। यानी कि ए पॉइंट की जब मैं बात करता हूँ तो वहां मुझे माइक्रोस्ट्रक्चर कैसा मिलेगा, वहां मुझे माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगा गामा का। और वो देखिए यहाँ पर आपका ड्रॉ कर रखा है। आपको सिंपल क्या करना है, एक सर्कल बनाना होगा उस जगह पर, और आपको क्या बना देना, गामा बना देना, गामा, ठीक है, गामा 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 इस तरीके। अब ये बीच में लाइंस क्या है, ये आपकी ग्रेन बाउंड्रीज है बच्चों, ग्रेन बाउंड्रीज तो होंगी, ये ग्रेन बाउंड्रीज आपकी आएंगी। और ये माइक्रोस्ट्रक्चर कैसे बनना है, लिक्विड स्टेट से कूल करते हुए आपका बन रहा है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। अब ये बाउंड्रीज कैसे बन रही हैं, कैसे आ रहा है, ये आपको पूरा फेज ट्रांसफॉर्मेशन में समझ में आ जाएगा जब हम आपको फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। अभी आपको केवल इतना समझ लेना है कि हाँ ठीक है, इस पॉइंट पर मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा ऑस्टेनाइट 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 आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और जैसे ही मैं इस पॉइंट से नीचे जाऊंगा, जैसे ही मैं इस पॉइंट से नीचे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जैसे ही मैं इस पॉइंट से नीचे जाता हूं तो देखिए आपको क्या माइक्रोस्ट्रक्चर मिलता है, आपको मिलता है ये अल्फा प्लस Fe3C। और अल्फा प्लस Fe3C को ही हम क्या बोलते हैं, परलाइट बोलते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस Fe3C को ही हम क्या बोलते हैं, परलाइट। अब ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये स्ट्रक्चर आप देखिए इस तरीके से आपका बनाया जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है, परलाइट स्ट्रक्चर है, अल्फा प्लस Fe3C का स्ट्रक्चर है। जहां पर क्या होता है, ये जो आपको दे रखे हैं ये आपका अल्फा है, ये ऑरेंज ऑरेंज कलर की जो बीच में लाइन दे रखी है, और जो ब्लू कलर की जो आपकी लाइंस दे रखी हैं ये Fe3C होता है। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है आपका, कुछ इस तरीके का होता है कि आपकी एक लाइन आपकी किसकी होगी, अल्फा की होगी, एक प्लेट कह लीजिए। फिर आपकी नीचे की जो प्लेट होगी वो आपकी क्या होती है, Fe3C की होती है। फिर आपकी क्या होती है, एक प्लेट आपकी फिर अल्फा की होगी, फिर एक प्लेट आपकी फिर किसकी होगी, Fe3C। इस टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर होता है। और ये जो आपके देखो बनी हुई है, ये जो पार्ट आपका एक आया, ये इनको बोलते हैं कॉलोनी, कि ये एक कॉलोनी है अल्फा प्लस Fe3C की। ये जो आपकी पार्ट हुआ ये आपकी एक कॉलोनी हो गई अल्फा प्लस Fe3C की। ये वाली जो पार्ट हो गया आपका, ये आपका एक कॉलोनी हो गई अल्फा प्लस Fe3C की। और हर एक कॉलोनी में स्ट्रक्चर आपको कैसा देखने को मिलेगा, ऐसा स्टैक फॉर्म में स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसमें आपका अल्फा प्लस Fe3C की अल्फा
Fe और Fe3 की क्या मिलेंगे आपको, कंजिक्यूटिव लेयर्स मिलेंगी। ठीक है, क्या होंगी, लेयर्स फॉर्म में आपका ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आपको देखो पता होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा आइडिया बता रहा हूँ। तो आपको क्या मिलेगा, ये लेयर्स फॉर्म में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आपकी क्या होती है, कॉलोनीज होती है। यहाँ पर आपकी क्या बेसिकली कॉलोनी मतलब ये है कि आपका ये इस डायरेक्ट, और इस कॉलोनी के अंदर क्या होगा, देखिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी इनकी ग्रोथ हो रही है। ये इस डायरेक्शन में आपके प्लेट्स जा रही हैं, इस कॉलोनी में इस डायरेक्शन में प्लेट्स जा रही हैं। ठीक है, ये इस कॉलोनी में इस डायरेक्शन में प्लेट जा रही हैं। ठीक है, तो बीच में क्या बनेंगी, बाउंड्रीज बनेंगी, ग्रेन बाउंड्रीज आएंगी। तो ये आपके क्या है, कॉलोनीज है। कॉलोनीज में जो ग्रेन्स होते हैं, जो प्लेट्स हैं अल्फा और Fe3C की, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती हैं। तो सिंपल सी अगर बात करते हैं, यूटेक्टोड रिएक्शन के दौरान सिंपल सा है, इससे जस्ट अब आपको क्या मिल जाता है, गामा फेज, ऑस्टेनाइट फेज मिल जाता है। और इससे जस्ट नीचे आप बात करते हो तो आपको परलाइट मिल जाता है, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा देखने को होता है। इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं, जिससे कि आपको देखने में थोड़ी आसानी हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके का मुझे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ोगे तो वो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आप एक बार पढ़ सकते हो, मैं एक बार रीड करके आपको बता देता हूँ। जो भी मैंने समझाया है वही सारी बातें आपकी यहाँ लिखी हुई हैं। तो फेज चेंजेस डेट अकर अपॉन पासिंग फ्रॉम द गामा रीजन इनटू द अल्फा प्लस Fe3। अगर मैं यूटेक्टर की बात करता हूँ तो गामा से जैसे ही पास करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अल्फा प्लस Fe3C फेज मिल जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, परलाइट बोल देते हैं। ठीक है, परलाइट बोल दिया। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने एग्जाम्पल के लिए कंसीडर एन अलॉय ऑफ यूटेक्टेड कंपोजिशन 0.8%, क्योंकि यूटेक्टेड कंपोजिशन मुझे कहाँ मिलती है, 0.8 पर मिलती है। एस इट इज कूल्ड फ्रॉम अ टेम्परेचर विद इन द गामा फेज रीजन। गामा फेज रीजन से मैं इसको कूलिंग कराऊंगा इसकी से। मान लीजिए इसने टेम्परेचर ले लिया 800 डिग्री, देखो 800 पे आपको कहाँ मिल रहा है, इस कंपोजिशन पे आपको गामा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको गामा मिल रहा है, जिसने इसको रिप्रेजेंट कर दिया इस पॉइंट को ए पॉइंट से। ठीक है, इसने इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, ए पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया है इन द फिगर एंड मूविंग डाउन द वर्टिकल एक्सेस। जब ये नीचे जाएगा, इनिशियली द अलॉय इज कंपोज एंटायरली ऑफ द ऑस्टेनाइट। इनिशियली ए पर क्या था, ऑस्टेनाइट, जैसा कि मैंने बताया ए पर पूरा आपको क्या मिल रहा है सर जी, ऑस्टेनाइट ऑस्टेनाइट ऑस्टेनाइट, पूरे में पूरी तरफ चारों तरफ जहां आप देख रहे हो आपको ऑस्टेनाइट मिल रहा है। ठीक है, वही ये बात कर रहा है। एंड देन ट्रांसफॉर्म, जैसे ही मैं इस पॉइंट से नीचे जाऊंगा, यूटेक्टेड टेम्परेचर वाले पॉइंट से नीचे जाऊंगा, 0.8 कार्बन % वाले पॉइंट से नीचे जाऊंगा, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो गामा है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अल्फा प्लस Fe3C में, जिसका नाम दिया गया है परलाइट। यही मैंने आपको बताया था। अब देख लीजिए आगे क्या कहा था, माइक्रो स्ट्रक्चर फॉर दिस यूटेक्टेड स्टील दैट इज स्लोली कूल्ड, जो कि क्योंकि फेज डायग्राम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्लो कूलिंग चलेगी, यहाँ पर फास्ट कूलिंग नहीं चलेगी। ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। द माइक्रो स्ट्रक्चर फॉर दिस यूटेक्टेड स्टील दैट इज स्लोली कूल्ड थ्रू यूटेक्टेड टेम्परेचर कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग लेयर्स। ये मैंने आपको यहाँ बताया था कि क्या होंगी, अल्टरनेटिंग लेयर्स होती हैं, अल्फा की, फिर Fe3C की, फिर अल्फा की, फिर Fe3C की, लेयर्स की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। और क्या होता है कि हर एक जो लेयर होगी, मान लीजिए एक जो कॉलोनी जो मैंने बताया, अल्फा प्लस Fe3C, फिर अल्फा प्लस Fe3C, फिर अल्फा फिर Fe3C, ये लेयर बना के क्या होंगे, कुछ आपके एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे, कहीं दूसरी तरफ दूसरे डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको एक कॉलोनी बोल दिया, दूसरे वाले को दूसरी कॉलोनी बोल दिया। तो क्या बनाती हैं, कॉलोनीज बनाती हैं। तो किस फॉर्म में होंगी, अल्टरनेटिंग लेयर्स में, और द लैमले, इनको लैमले भी बोल देते हैं, ऑफ द टू फेजेस। लेयर्स को क्या बोल दिया, लैमले ऑफ द टू फेजेस, अल्फा एंड Fe3C का क्या है, लैमले है। अब द परलाइट एग्जिस्ट एज अ ग्रेन्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ऑफन टर्म्स एज द कॉलोनीज, जैसे मैंने आपको बताया था। इनको क्या बोल देते हैं हम, कॉलोनीज बोल देते हैं। कि ये देखिए यहाँ पर ये जो आपका है ये एक कॉलोनी हो गई, जिसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका क्या कर रहे हैं, ये लैमले आपको मिल रहे हैं। ये जो हो गया ये आपकी एक कॉलोनी हो गई, ये एक कॉलोनी हो गई, ये एक कॉलोनी हो गई। तो कॉलोनी में होता है जिसमें क्या होते हैं, जो लेयर्स होती हैं, लेयर्स आर ओरिएंटेड इन एसेंशियली द सेम डायरेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक कॉलोनी में क्या होंगी, जो लेयर्स होंगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपकी क्या हो रही होंगी, आपकी ओरिएंटेड होंगी। अब ये माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, कैसे आ रहा है, ये जब हम आपको फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे ना बच्चों, फेज ट्रांसफॉर्मेशन की आपका इस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, किस तरीके से न्यूक्लिएशन हो रहा है, ये सारी बातें उस पर डिपेंड करती हैं। अभी लेकिन जब मैं माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ तो मुझे उस डेप्थ में नहीं जाना है, वो अलग जब सेपरेट लेक्चर आएगा तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी बस मुझे केवल इतना देखना है कि कूलिंग करते में मेरा यहाँ माइक्रो स्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट था और यहाँ पर मुझे क्या स्ट्रक्चर मिल रहा है और वो किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बस वो पता करना है। बन कैसे रहा है, पीछे की कहानी क्या है, वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में पीटी वो आपको फेज ट्रांसफॉर्मेशन में देखने को और सीखने को मिलेगी। जहाँ आपके दो टाइप के फेज ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस, क्या होते हैं, सारी कहानी वहीं पर पता चलेगी। ठीक है, केवल अभी आपको केवल इसमें इतना जानना है कि हाँ, कि ऊपर कूलिंग करते समय, ऊपर से नीचे की तरफ मैं कूलिंग करते आ रहा हूँ तो मेरा माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे बदल रहा है, बस इतना आइडिया लेना है आपको। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं थिक लाइट लेयर्स जो है वो आपके फेराइट फेसेस हैं। ठीक है, फेराइट फेसेस हैं आपकी, ये जो आपकी रेड कलर की दिख रही है, एंड द सीमेंटाइट आपकी जो थिन लेवल है, मोस्ट ऑफ द डार्क अपीयर, जो आपकी डार्क कलर की दिख रही है ब्लू कलर की, ये क्या है, आपकी Fe3C की लेयर्स है। तो सिंपल, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट यहाँ तक समझ में आया?
यहाँ तक समझ में आया जो मैंने आपको यहाँ पर माइक्रो स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बताया किसमें, यूटेक्टोइड स्टील में। क्या किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर जी, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। आगे चलिए, आगे क्या लेकर आए हैं आप जल्दी से बताइए। तो आगे देखिए, हमने आपके यहाँ चित्र लगा रखा है। इस चित्र को, इस फोटो को आप ढंग से देखिए। यहाँ पर ये आपका माइक्रो स्कोप से लिया गया है। देखिए लिख रहे हो फोटो माइक्रोग्राफ ऑफ द यूटेक्टोइड स्टील यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि आपका माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो कैसा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको एक तरीके से यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरीके से आपका ये यूटेक्टोइड आपका पर्लाइट स्ट्रक्चर बन रहा था। यहाँ देखिए अल्फा की एक लेयर, फिर आपकी किसकी लेयर है, आपकी ये Fe3C की एक लेयर है, ठीक है। और ये इसकी ग्रोथ की डायरेक्शन क्या है, ये क्या है, लेयर्स की फॉर्म में, एक लेयर ये मिल गई, एक लेयर ये मिल गई, एक लेयर, और ये देखिए ग्रोथ का ये इस तरीके से इस डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है। और यहाँ ये जो एरो दिखा रखे हैं क्या है कि अल्फा में कार्बन कंपोजिशन आपका थोड़ा अलग होगा, Fe3C में कार्बन कंपोजिशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपका मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन का डिफ्यूजन होगा, कार्बन का क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। तो वही यहाँ पर जो डायरेक्शन आपको दिखा रखे हैं ये कार्बन डिफ्यूजन के डायरेक्शन आपको दिखा रखे हैं, ठीक है। ये जो दिखा रखा है ग्रोथ ऑफ द पर्लाइट की, पर्लाइट जो है आपका वो इस डायरेक्शन में आपका क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। यहाँ ऑस्टेनेट था, यहाँ ऑस्टेनेट था, अब आपका बीच से कैसे स्टार्ट हो गया। तो बच्चों क्या होता है जब हम पढ़ेंगे तो न्यूक्लिएशन जो होता है, न्यूक्लिएशन यानी जो स्टार्ट होता है फेज आपका बनने का, जो स्टार्टिंग होती है वो आपके कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, बाउंड्री से भी स्टार्ट हो सकती है, बीच से भी स्टार्ट हो सकती है, यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है। तो मान लीजिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका अल्फा प्लस Fe3C का, तो इससे पहले गामा होगा, इससे पहले गामा होगा, और यहाँ से आपका इस तरीके से बन गया। हो सकता है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से आपका एक चलता आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से एक चलता आ रहा है, तो यहाँ एक कॉलोनी बन जाएगी, यहाँ एक कॉलोनी बन गई, यहाँ बीच में एक कॉलोनी, यहाँ मान लीजिए स्टार्ट हो गया तो यहाँ एक कॉलोनी, ठीक है। उनके क्या होंगे, अपने अपने डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो प्लेट्स जो आपके लैमेले हैं वो ओरिएंट होंगी। क्या यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई? इससे ज़्यादा हमें इसमें डेप्थ में नहीं जाना है बच्चों, इससे ज़्यादा हमारे सिलेबस में भी नहीं है, या आप कहो कि जितना हमें जानना चाहिए इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा हमें डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है तो बहुत सी चीज़ें बताने के लिए, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, प्लेट्स क्यों बन रही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें उस डेप्थ में हमको बिल्कुल भी नहीं जाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जैसा कि हमारा हो गया कि हमने यूटेक्टोइड स्टील में आपका माइक्रो स्ट्रक्चर बता दिया कि माइक्रो स्ट्रक्चर कूल करते टाइम, स्लो कूलिंग करते टाइम आपका किस तरीके से डेवलप हो रहा है। ये सारी मैंने बातें आपको उसके माइक्रो स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में बता दी यूटेक्टोइड स्टील के। अब बात आती है, दो आपके बचते हैं, एक आपका बचता है हाइपो यूटेक्टोइड और एक आपका बचता है हाइपर यूटेक्टोइड। हाइपो 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 मतलब लेस, मैंने आपको पहले भी याद कराया था, हाइपो हाइपो मतलब कम, लेस। हाइपर हाइपर मतलब आपका होता है ज्यादा, ज्यादा, ठीक है, हाइपर, ठीक है। हाइपर मतलब आपका होता है ज्यादा। तो अब हम बात करेंगे हाइपो यूटेक्टोइड की। हाइपो यूटेक्टोइड मतलब जिसमें आपका क्या होगा, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील मतलब 0.8% कार्बन, और हाइपो मतलब 0.8 से क्या हो जाएगी आपकी, लेस देन कार्बन परसेंट, ठीक है। तो हाइपो मतलब क्या होगा, जिसमें आपकी कार्बन परसेंटेज क्या होगी, 0.8% से आपकी क्या होगी, कम होगी, लेस देन होगी। तो वहीं आपका क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइपोयूटेक्टोइड रीजन देखने को मिलेगा, वो आपको 0.008 से आपको कहाँ देखने को मिलेगा, 0.8 तक, 0.8 तक, तो वो आपका हाइपो। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो हमने यहाँ पर ये जो O पॉइंट पर पहले हमने जो यूटेक्टोइड रिएक्शन लिया था, यहाँ से यूटेक्टोइड से पहले पहले यानी ये जो पार्ट है पूरा, ये जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट आपका किसका है, ये पूरा पार्ट आपका हाइपो यूटेक्टोइड स्टील का है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ये जो केवल आपको पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये केवल आपके इसलिए लिखे हुए हैं कि मेरे बताने के बाद एक बार आप इनको रीड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। या कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट देख रहे हैं जिनको थोड़ा हिंदी समझने में प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार जो मैंने बोला है थोड़ा बहुत तो समझ में आता होगा, उसको सुनने के बाद जब वो ये पॉइंट्स पढ़ेंगे तो उनको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो आप डायग्राम बनाने के साथ साथ कुछ पॉइंट्स लिख पाओ, तो उसके लिए यहाँ पर ये थ्योरी लिखी हुई है। बाकी जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो केवल आपको सुनते चले जाना है, और एक कहानी की तरह सुनते चलिए, हाँ चल क्या रहा है, ठीक है, हाँ इस ऐसे स्टार्ट हुआ था, ऐसे ऐसे आगे बढ़ा, अब ऐसे ऐसे एंडिंग में जा रहा है। बस आंख बंद करके आप क्या करते रहिए, सुनते रहिए और इनको देखते रहिए। चलिए 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 चलिए, हाँ तो अब बात कर लेते हैं माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपका हाइपोयूटेक्टोइड। चलिए हाइपोयूटेक्टोइड की बात हुई है तो हाइपोयूटेक्टोइड रीजन मैंने आपको बता दिया, इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। हाइपोयूटेक्टोइड रीजन आपको पता चल गया, तो सिंपल सा आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको हाइपोयूटेक्टोइड रीजन में जो भी आपको कार्बन परसेंटेज दे रखी है उस पर आपको क्या कर लेनी है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसा कि यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी है, वाई एंड वाई डैश, ये आपको कंपोजिशन दे रखी थी, इस कंपोजिशन में हमने आपके ड्रॉ कर दी।
अब जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि इस रीजन में मुझे पूरा का पूरा गामा मिल रहा है, जहाँ पर आपका ये सी पॉइंट है यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा गामा मिलेगा। ये जो रीजन है आपका, ये जो ट्रायंगल सा बन रहा है, इस रीजन में मुझे क्या मिलता है, अल्फा प्लस गामा। यानी कि जब मैं इस रीजन की बात करूंगा तो यहाँ पर जो माइक्रो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो माइक्रो स्ट्रक्चर मेरे को देखने को मिलेगा सर जी, वहाँ पर गामा तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अल्फा अपना चमत्कार दिखा देगा, अल्फा की प्रेजेंस मुझे देखने को मिल जाएगी, अल्फा यहाँ पर बीच में जरूर आ जाएगा। और ये जो अल्फा मुझे फाइनली पहले कहाँ मिल रहा था, यूटेक्टोइड कंपोजिशन में आपका यहाँ परलाइट में मिल रहा था। कहाँ मिल रहा था, परलाइट में आपको अल्फा प्लस Fe3C मिल रहा है। और देखिए फाइनली मैंने आपको बताया कि जितनी भी स्टील है वो गामा से कूल होते हुए आपकी इसी रीजन में आ रही है। कौन से वाले में, अल्फा प्लस Fe3C वाले रीजन में आपको आना है। तो यहाँ जो मुझे अल्फा मिला वो ये जो अल्फा है, परलाइट वाला जो अल्फा है, इससे पहले मिल गया, इससे पहले मिल गया मुझे इस रीजन में, इस ट्रायंगल में इससे पहले मिल गया। तो इसीलिए इस अल्फा को क्या बोलते हैं, प्रो प्रो। और कौन सी इसके पार्ट कर रहे हैं, यूटेक्टोइड, यूटेक्टोइड। तो प्रो यूटेक्टोइड कौन सा आ जाएगा, प्रो यूटेक्टोइड। और कौन सी बात, कौन सा मिला है मुझे, अल्फा, क्योंकि गामा तो आपका चलता चला जा रहा था, लेकिन फाइनल स्ट्रक्चर परलाइट में अल्फा प्लस Fe3C मिलता, लेकिन यहाँ पर अल्फा क्या हुआ, मुझे आपके इस वाले स्ट्रक्चर से पहले ही मिल गया, अल्फा मेरा पहले ही बनना स्टार्ट हो गया। तो ये प्रो यूटेक्टोइड अल्फा, इसको क्या बोलते हैं, प्रो यूटेक्टोइड अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रो यूटेक्टोइड अल्फा। यानी इस रीजन में मुझे क्या होगा, जब मैं आपके माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो मुझे प्रो यूटेक्टोइड अल्फा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि डी पे क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगी, नीचे ई जाऊँ जैसे जैसे मैं चलता चला जाऊंगा तो प्रो यूटेक्टोइड अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही मैं एफ पे पहुंच जाऊंगा तो मुझे आपका माइक्रो स्ट्रक्चर में प्रो यूटेक्टोइड अल्फा के साथ साथ आपको अल्फा प्लस Fe3C जो परलाइट वाला स्ट्रक्चर था वो भी देखने को मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे चल रहा है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा कैसा दिखाई देगा आपका। एक बार डिलीट कर देते हैं इसको। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सी पॉइंट पर मैंने बताया पूरा का पूरा आपका क्या है, गामा मिलेगा। तो सी पॉइंट पर यहाँ पर देखिए इमेज आपको दे रखी है सी वाली, गामा 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 गामा, आपको गामा मिल रहा है। और जैसे ही मैं इस लाइन से, इस ये लाइन का नाम बताओ सभी बच्चों, सभी स्टूडेंट इस लाइन का, टेम्परेचर लाइन का नाम बताएंगे, क्योंकि ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था क्या नाम था। ठीक है, A1 था, A2 था, A3 था, A4 था, ACM था। इस टेम्परेचर लाइन का आप नाम बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। इस टेम्परेचर लाइन का आपको नाम बताना है। ये जैसे ही इस लाइन से नीचे जाऊंगा, जैसे ही इस लाइन से नीचे जाऊंगा मुझे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, अल्फा, जो कि क्या होगा, प्रो यूटेक्टोइड अल्फा। यहाँ पर जो अल्फा प्लस गामा है, ये जो अल्फा है ये क्या है, प्रो यूटेक्टोइड अल्फा है, ये आपका प्रो यूटेक्टोइड अल्फा है। और ये आपका यहाँ देखने को मिलेगा, आपको बाउंड्रीज पे देखिए इसकी स्टार्टिंग हो गई, ये देखिए अल्फा, ये आपका यहाँ पर स्टार्ट हो गया बनना। तो इसका इनिशिएशन इसका न्यूक्लिएशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग हो गई, इसके स्ट्रक्चर की बनने की। प्रो यूटेक्टोइड अल्फा आपको बाउंड्रीज पर दिखने लग गया। और जैसे ही मैं ई पर नीचे जाता हूँ, डी से ई पर जाता हूँ, तो गामा तो मेरा ये रहा ही रहा, ये आपका जो अल्फा था ये आपका बाउंड्रीज पे पूरा का पूरा क्या हो गया, ग्रो कर गया। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा बाउंड्रीज किसने घेर ली, आपकी अल्फा, प्रो यूटेक्टोइड अल्फा ने ये आपकी घेर ली। तो ये जो इतनी ऑरेंज कलर की बाउंड्री दिख रही है ये आपकी क्या है, प्रो यूटेक्टोइड अल्फा की है। और जैसे ही मैं ई से नीचे जाता हूँ एफ पे, तो एफ पे मुझे पता है स्ट्रक्चर मिलेगा अल्फा प्लस Fe3C। तो ये जो गामा, ये जो ऑस्टेनाइड आपका बचा हुआ है इन प्रो यूटेक्टोइड अल्फा के बीच में, ये गामा मेरा किस में हो जाएगा, अल्फा प्लस Fe3C वाले स्ट्रक्चर में बदल जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको यूटेक्टोइड के केस में बताया था, जो कि परलाइट वाला स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे इस रीजन में मुझे आपकी प्लेट्स मिल जाएंगी, किस तरीके से, आपका एक अल्फा की होगी, फिर Fe3 की, फिर अल्फा की प्लस Fe3 की। तो एफ पॉइंट पर आप देखिए आपको क्या स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये जो बाउंड्रीज पे, ये कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, इसको ग्रीन ले लेते हैं चलो। ये जो आपका ये जो रीजन था, ये देखिए बाउंड्रीज पे जो ग्रो करा था, ये जो बाउंड्रीज पे ग्रो करा था ये आपका क्या था, प्रो यूटेक्टोइड अल्फा था। समझ में आया। और यहाँ जो पहला गामा था, वो गामा जैसे ही मैं नीचे आया तो पूरा गामा किस में बदल गया, परलाइट वाले स्ट्रक्चर में बदल गया। यहाँ पर मुझे आपकी लेयर्स मिलेंगी अल्फा की, फिर Fe3C की, फिर अल्फा की, फिर Fe3C की। यहाँ पर लेयर, यहाँ पर भी पूरा गामा था, यहाँ पर भी अल्फा Fe3C की लेयर्स, यहाँ पर भी सेम अल्फा प्लस Fe3C की। तो ये जो रीजन में मुझे जो अल्फा प्लस Fe3C गामा के रीजन में मिला है, वहाँ पर जो अल्फा, वहाँ पर जो अल्फा है उस अल्फा का नाम होता है यूटेक्टोइड अल्फा। याद रखिएगा, उस अल्फा, ये जो अल्फा मिल रहा है यूटेक्टोइड अल्फा, जो बाउंड्रीज पे जो पहले बन गया था उसका नाम था प्रो यूटेक्टोइड अल्फा। ठीक है, क्यों जरूरी है, क्योंकि इनके ऊपर जब न्यूमेरिकल बनते हैं आपके लीवर रूल के ऊपर, आयरन कार्बन फेज डायग्राम, तो वहां पर पूछता है और वहां फिर कंफ्यूजन आती है, यूटेक्टोइड अल्फा कौन सा था, प्रो यूटेक्टोइड अल्फा कौन सा था, ठीक है, आपका परलाइट कहाँ था, ठीक है, सीमेंटाइट कहाँ था, तो वहां थोड़ी कंफ्यूजन आती है। इसलिए आपको ये एक एक पॉइंट याद रखना है, ठीक है, एक एक पॉइंट।
तो जो बाउंड्रीज पर बना, जो पहले मिल गया मुझे, वो आपका प्रोटेक्टेड अल्फा, और आपका जो गामा बाउंड्रीज के अंदर जो गामा था वो आपका परलाइट में बदल गया, तो परलाइट वाला जो मुझे अल्फा है वो मेरा क्या होगा, यूटेक्टोइड अल्फा होगा। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है कौन सा, माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। अभी आगे बचा हुआ है, अभी आपका हाइपोयूटेक्टोइड का स्टील का क्या होता है, माइक्रोस्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा आइडिया लग गया होगा। क्या बताओ सभी बच्चे, बताइए लग गया आइडिया, बिल्कुल लग गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके लिए ये लिख रखे हैं, आप एक बार उनको रीड कर लीजिएगा तो आपको सारा आइडिया लग जाएगा कि जो मैंने बताया था वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार मैं जल्दी जल्दी रीड कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए। तो हाइपोयूटेक्टोइड रीजन आपका जो मिलता है 0.008 से 0.8% मिलता है। कंसीडर अ वर्टिकल लाइन, आपने एक वर्टिकल लाइन कंसीडर वाई वाई डैश एट अबाउट 875 डिग्री सेल्सियस। पॉइंट सी, जहाँ पर माइक्रो स्ट्रक्चर आपका पूरा का पूरा क्या था, गामा फेज में था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जैसे जैसे मैं कूलिंग करते जा रहा हूँ, पॉइंट डी पर जैसे ही पहुंचा, जो कि मेरा टेम्परेचर इतने पर है, तो जहाँ पर मुझे कौन सा फेज मिल गया, अल्फा प्लस आपका गामा फेज रीजन मिल गया, बिल्कुल ठीक बात है। एट दिस, जहाँ पर आपका क्या है, आपका फेजेस कोएग्जिस्ट, दोनों आपके कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, अल्फा और गामा आपके। द स्मॉल अल्फा पार्टिकल्स विल फॉर्म अलोंग द ओरिजिनल वाई ग्रीन बाउंड्रीज। तो जैसे मैंने बताया, इस रीजन में क्या होगा, जो अल्फा है, जो आपका प्रोयूटेक्टेड अल्फा है, वो आपका गामा की क्या होगा, ग्रीन बाउंड्रीज पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मैं डी से ई की तरफ जाता हूँ, जस्ट अबव द यूटेक्टोइड बट स्टिल इन द अल्फा प्लस रीजन। ठीक है, जस्ट अबव यूटेक्ट, ई पॉइंट कहाँ पर है, यूटेक्टोइड से जस्ट अबव। देखिए ये यूटेक्टोइड वाला था, इससे जस्ट अबव आपका ई है, लेकिन अल्फा प्लस गामा रीजन में ही है। विल प्रोड्यूस एन इंक्रीज फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा, क्योंकि यहाँ पर आपका अल्फा ग्रीन बाउंड्रीज में बनना स्टार्ट हो गया था, अब वो क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, increase fraction of the alpha phase and the microstructure similar to that also आपका क्या मिल जाएगा, अल्फा will have the grown larger, अल्फा आपका क्या हो गया, लार्जर ग्रो कर गया। और जैसे ही मैं इस यूटेक्टोइड टेम्परेचर से नीचे, यूटेक्टोइड टेम्परेचर मैंने आपको पहले बता दिया, ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी लाइन है, ये जो आपकी होती है, ये यूटेक्टोइड टेम्परेचर लाइन होती है। ठीक है, या कभी कभी यूटेक्टोइड आइसोथर्म भी लिखा होगा। ठीक है, या कभी कभी यूटेक्टोइड हॉरिजॉन्टल भी लिखा हो सकता है। ठीक है, किसी भी नाम से आपको इसको बोला जा सकता है, लेकिन तीनों का मतलब एक ही है। अब जैसे ही मैं पॉइंट एफ पे आया, ऑल द गामा फेजेस दैट वाज प्रेजेंट एट अ टेम्परेचर ई, ई पर जो प्रेजेंट था विल ट्रांसफॉर्म परलाइट, वो किस में बदल जाएगा, परलाइट में बदल जाएगा। वर्चुअली देयर इज नो चेंज इन द अल्फा फेज, जो आपका पहले एग्जिस्ट करता था उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इट विल नॉर्मली बी प्रेजेंट इन कंटीन्यूअस मैट्रिक्स ऑफ द सराउंडिंग एंड आइसोलेटेड कॉलोनीज। ठीक है, आपके आइसोलेटेड कॉलोनीज के आपके क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, आपका बाउंड्री की तरह बना रहा है ये प्रोटेक्टेड अल्फा। दस द फेराइट फेज विल बी प्रेजेंट इन द परलाइट, तो आपका जो फेराइट फेज है, जो अल्फा है, जो अल्फा है, एक तो वो आपका परलाइट में भी प्रेजेंट है, एंड ऑल्सो एट द फेज दैट फॉर्म व्हाइल द कूलिंग, जो आपका कूलिंग बाउंड्री पे बना था वहां पर भी आपका प्रेजेंट है। द फेराइट फेज दैट इज प्रेजेंट इन द परलाइट, जो परलाइट में प्रेजेंट है, जो मैंने आपको बताया गामा जो आपका परलाइट में बदल गया, वो वहां पर जो अल्फा मुझे मिल रहा है उसको मैं क्या बोलता हूँ, यूटेक्टोइड फेराइट। सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बताई, वो सारी एक एक पॉइंट आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, एक बार आप इसको रीड करके देखिएगा। वेयर द अदर फेज जो आपको मिला था यहाँ पर अल्फा प्लस एफिसी बनने से पहले, जो बाउंड्री पर बन गया था, उसका मतलब आपका होगा प्री, प्री मतलब पहले, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोयूटेक्टोइड। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है प्रोयूटेक्टोइड फेराइट। क्या सारी चीजें क्लियर हो गई, क्या कोई भी ऐसा पॉइंट था जो मैंने नहीं बताया और यहाँ पर लिखा हो, सारे पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैंने जो आपसे बोला, जो आपको बताया, वो एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आप इसको रीड करिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या सभी स्टूडेंट को हाइपोयूटेक्टोइड स्टील का माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है वो समझ में आया? सभी बच्चे बताइए, क्या सभी को समझ में आया है? अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो आपको क्या करना है, एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है, अगर आपको सच में सीखने को मिल रहा है, सारी चीज़ें ईजी वे में समझ में आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, बस अपना थोड़ा सा प्यार दिखाना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे आपका है, देखिए यहाँ पर मैंने वही एक डायग्राम आपके लिए और लगा रखा है, यहाँ देख सकते हैं। प्रोयूटेक्टेड फेराइट आपका कौन सा है, ये वाला पार्ट है, और ये परलाइट वाला, जितना ये आपको ये दिख रहा है ये बाउंड्रीज पे, ये प्रोयूटेक्टेड फेराइट, ये बाउंड्रीज पे, ये प्रोयूटेक्टेड फेराइट, और ये आपका प्रोयूटेक्टेड फेराइट। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका गामा हुआ करता था पहले, वहाँ पर आपका क्या मिल गया, ये आपकी लेयर वाली फॉर्म मिल गई, अल्फा प्लस एफिसी की लेयर। तो यहाँ पर ये क्या मिल गया, परलाइट मिल गया। तो माइक्रोस्ट्रक्चर के अंदर आपको आप सॉरी माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप माइक्रोस्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा सर जी? सर जी वो हमको ऐसा दिखाई देगा। क्या आप देखकर बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने एक डायग्राम लगा दिया है जिसको आप देख सकते हैं पॉज करके, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा किस किस तरीके से आपका बना हुआ है। ठीक है, सेम वही चीज़ें हैं सारी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, क्योंकि अब बात कर रहे हैं हाइपर, क्योंकि हमने आप अभी तक बात कर ली यूटेक्टोइड की, हाँ सर जी बिल्कुल सही कहा, यूटेक्टोइड की हमने बात कर ली, हमने हाइपो यूटेक्टोइड की बात कर ली, अब कौन सा बचता है, हाइपर यूटेक्टोइड बचता है। हाइपर का मतलब क्या है बच्चों,
सभी बच्चे बताएंगे हाइपर का मतलब क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूटेक्टोइड, यूटेक्टोइड आपको पता है कि आपका 0.8% कार्बन होगा। हाइपो मतलब लेस देन, हाइपर मतलब ज्यादा। तो नाम से ही देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि हाइपर यूटेक्टोइड, जैसे ही उसने बोला तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यूटेक्टोइड कंपोजिशन से ज्यादा कार्बन परसेंट वाला जो स्टील होगा वो मेरा हाइपर यूटेक्टोइड स्टील होगा। वो मेरा क्या होगा? हाइपर यूटेक्टोइड स्टील होगा। ठीक है, तो 0.8 से जो भी अबव होगा वो आपका क्या रहेगा? हाइपर यूटेक्टोइड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब इसका डेवलपमेंट देखेंगे इसके माइक्रो स्ट्रक्चर का, तो हमें क्या देखेंगे, हम क्या करेंगे, हाइपर यूटेक्टोइड रीजन में क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे किसी कंपोजिशन में, किसी टेम्परेचर अलग अलग ले लेंगे हाइपर यूटेक्टोइड कंपोजिशन पर। तो यहाँ पर हमने एक कंपोजिशन ये ले लिया हाइपर यूटेक्टोइड रीजन में, और यहाँ पर हमने एक वर्टिकल लाइन जेड और जेड डैश यहाँ पर बना दिया, जेड और जेड डैश बना दिया। जैसे हम यहाँ पर चले थे हाइपो में, सेम हम हाइपर में चलेंगे, बस कहानी में बदलाव क्या हो जाएगा कि गामा से यहाँ पर हाइपो में अल्फा प्लस गामा मिल रहा था, और यहाँ पर आपको जब मैं हाइपर की बात करूंगा तो गामा प्लस Fe3C होगा। तो जहां मुझे पहले अल्फा मिल रहा था वहां अब मुझे मिलने लग जाएगा Fe3C, यानी कि आपका कार्बाइड, यानी कि आपका सीमेंटाइड। तो वहां मुझे उस अल्फा को जो मैंने नाम दिया था, क्योंकि फाइनल स्ट्रक्चर यहाँ से भी जाता हूँ तो फाइनल स्ट्रक्चर यहाँ पर भी मुझे क्या मिलने वाला है? अल्फा प्लस Fe3C। लेकिन ये Fe3C मुझे यहाँ मिलता, इससे पहले मुझे इस रीजन में Fe3C मिल गया। तो ये जो आपका Fe3C होगा ये क्या हो जाएगा? यूटेक्टोइड यूटेक्टोइड। यूटेक्टोइड क्यों? क्योंकि सारी कहानी आपकी बात चल रही है यूटेक्टोइड रीजन्स की। ठीक है, प्रो यूटेक्टोइड आपका सीमेंटाइड, इसको क्या बोलेंगे? प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड। हाइपो में क्या चल रहा था बच्चों? हाइपो में आपको अल्फा मिल जा रहा था, और उसी अल्फा को हम क्या बोल रहे थे? प्रो यूटेक्टोइड। फेराइड बोल दे रहे थे, प्रो यूटेक्टोइड अल्फा बोल दे रहे थे। लेकिन हाइपर में मुझे आपका अल्फा की जगह क्या मिल रहा है? मुझे सीमेंटाइड मिल रहा है, तो मैं इसका नाम क्या दे दूंगा? प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड। सेम कहानी वैसे ही रहेगी जैसा कि हमने आपकी हाइपो यूटेक्टोइड में पढ़ा था, बस अल्फा की जगह क्या बदल जाएगा? अल्फा की जगह आ जाएगा सीमेंटाइड। तो देखिए सभी बच्चे, देखिए जेड पॉइंट पर या जी पॉइंट मैंने जो लिया है, इस पर मुझे पूरा का पूरा गामा मिलेगा, क्योंकि ये गामा फेज है पूरा। तो मुझे देखिए यहाँ पर आपका जी पॉइंट पर पूरा का पूरा गामा मिल रहा है। अब जैसे ही मैं इस पॉइंट से नीचे एस पॉइंट पर आता हूं तो बाउंड्रीज पर क्या ग्रो होने लग जाएगा? हाइपो के केस में अल्फा ग्रो हो रहा था, लेकिन हाइपर के केस में मुझे मिल जाएगा सीमेंटाइड। तो यहाँ बाउंड्रीज पे देखिए, यहाँ बाउंड्रीज पर मुझे सीमेंटाइड देखने को मिल गया। यही सीमेंटाइड क्या होगा? प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड आपका कहलाएगा। और जैसे ही मैं किसी एक नीचे वाले पॉइंट पर आऊंगा, तो जैसे वहां आपका बाउंड्रीज पर ग्रो कर गया था, तो जैसे ही यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? पूरी बाउंड्रीज पर ग्रो कर जाएगा। ये आपका कौन? सीमेंटाइड। सीमेंटाइड यहाँ पर आपका पूरी बाउंड्रीज पर ग्रो कर जाएगा। तो यहाँ देखिए ये जो सीमेंटाइड था, ये बाउंड्रीज पर ग्रो, ये वो सीमेंटाइड है, मैं ग्रीन कलर से इसको कर दे रहा हूँ। ये वो सीमेंटाइड है जो कि आपका बाउंड्रीज पर ग्रो करा था। ये सीमेंटाइड आपका प्रो यूटेक्टोइड अल्फा, सॉरी सीमेंटाइड है, जो कि मुझे जस्ट यूटेक्टोइड टेम्परेचर से नीचे की बात करता हूँ, आई पॉइंट की बात करता हूँ, तो बाउंड्रीज पर ग्रो कर जाएगा। और बाउंड्रीज के बीच में जो गामा प्रेजेंट था, ये जो गामा था ये आपका पूरा का पूरा किस में बदल जाएगा? पर्लाइट वाले स्ट्रक्चर में बदल जाएगा, अल्फा प्लस Fe3C वाले में। तो यहाँ पर मुझे ये जो ग्रीन कलर से मैंने बाउंड्रीज ड्रॉ कर दी, ये प्रो यूटेक्टोइड आपका क्या हो गया? सीमेंटाइड हो गया। ये प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड हो गया आपका। और इसके बीच में जो आपका गामा था वो पूरा का पूरा पर्लाइट में चेंज हो गया। तो यहाँ पर आपको जो आपका जो अल्फा है वो तो अल्फा ही रहेगा, और जो सीमेंटाइड है वो जो सीमेंटाइड होगा वो आपका कहलाया जाएगा यूटेक्टोइड, वो कहलाया जाएगा यूटेक्टोइड सीमेंटाइड। समझ में? जैसा हमने हाइपो में पढ़ा था सेम वैसा ही आपका यहाँ पर माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। बस बदलाव क्या आ गया है बच्चों? वहां पर मेरा अल्फा आ गया था, वहां पर मेरे को अल्फा देखने को पहले मिल गया था, तो मैंने बोल दिया कि ठीक है भैया अल्फा जी आप पहले आ गए हो, तो आपका नाम दिया जाएगा प्रो यूटेक्टोइड अल्फा। जब मैं हाइपर की बात करूंगा तो वहां सीमेंटाइड जी पहले आ जाएंगे, क्योंकि वो अल्फा से पीछे नहीं रहना चाहते, वो भी अल्फा की बराबरी करेंगे। तो वहां पर सीमेंटाइड आ जाएंगे, और सीमेंटाइड आ जाएंगे तो हम कहेंगे ठीक है सीमेंटाइड जी आप आ गए, तो आपका नाम हम प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड रख देंगे। लेकिन फाइनली जब आप नीचे जाओगे तो आपको तो अल्फा प्लस Fe3C में बदलना है। लेकिन बाउंड्री पे जो मेरा अल्फा और सीमेंटाइड ग्रो हो गया था, अगर अल्फा ग्रो हो रहा था हाइपो के केस में तो उसे प्रो यूटेक्टोइड अल्फा बोल दिया था, और हाइपर के केस में सीमेंटाइड पूरी बाउंड्री पर ग्रो कर गया था तो प्रो यूटेक्टेड सीमेंटाइड। लेकिन बाउंड्रीज के बीच में जो गामा था वो बेचारा क्या करता? वो आपका पूरा आपका क्या होगा? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो आपका किसमें? पर्लाइट में बदलेगा। वो गामा जो बचा हुआ है वो पर्लाइट में बदल जाता है। पर्लाइट मतलब आपका अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ द अल्फा एंड Fe3C, अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ द अल्फा एंड Fe3C। समझ में आया? समझ में आया सभी बच्चों को? जहां मुझे प्रो यूटेक्टेड अल्फा मिल रहा था, तो वहां मुझे अल्फा प्लस Fe3 में जब गामा बदलेगा तो जो अल्फा होगा उसे मैं यूटेक्टोइड अल्फा बोलूंगा। और जब हाइपर की बात करूंगा, हाइपर यूटेक्टोइड की बात करूंगा, तो जब मुझे अल्फा प्लस Fe3C मिलेगा तो वहां मैं उस Fe3C को यूटेक्टोइड सीमेंटाइड बोलूंगा। क्या बोलूंगा? यूटेक्टोइड सीमेंटाइड बोलूंगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया?
बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ टफ वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ देख लीजिए, हाइपर यूटेक्टोइड रीजन आपको देखने को मिलेगा। इस रीजन में जो भी मैंने आपको बताया वो सारी चीजें यहाँ पर आपकी लिखी हुई है। एक बार रीड कर देता हूँ मैं आप सभी बच्चों के लिए, तो आप ध्यान से सुन लीजिए। कंसीडर एन अलॉय ऑफ द कंपोजिशन C1 इन द फिगर दैट अपॉन कूलिंग मूव डाउन द जेड जेड लाइन में हम मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ। एट पॉइंट G ओनली द गामा फेज विल बी प्रेजेंट एंड द माइक्रोस्ट्रक्चर हैविंग ओनली द गामा ग्रेन्स। बिल्कुल सही बात सर जी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अपॉन कूलिंग इनटू द गामा प्लस Fe3 फेज से टू पॉइंट H। जैसे ही मैं पॉइंट H पे आता हूँ द सीमेंटेड फेज विल बिगन टू फॉर्म अलोंग द इनिशियल गामा फेज बाउंड्रीज पे बनने लग जाएगा। जैसा जैसा मैंने सिमिलर टू द अल्फा फेज इन द पॉइंट डी, जैसे कि आपका अल्फा फेज बना था आपका पिछले, ठीक है। उस सीमेंटाइड को मैं क्या बोल दूंगा, उस सीमेंटाइड को मैं बोल दूंगा प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड एंड दैट विच फॉर्म बिफोर द यूटेक्टोइड, क्योंकि जो ये यूटेक्टोइड रिएक्शन से पहले बन गया इसलिए प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड। एट द टेम्परेचर जैसे ही मैं लोअर करता हूँ और आई पॉइंट पर पहुंचता हूँ, जितना भी मेरा रिमेनिंग ऑस्टेनाइड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पर्लाइट के स्ट्रक्चर में बन जाएगा। पर्लाइट मतलब आपका क्या होता है, माइंड में सेट कर लीजिए सर जी। पर्लाइट मतलब होता है अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ द अल्फा एंड Fe3C, अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ द अल्फा एंड Fe3C पर्लाइट स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। दस द रिजल्टिंग माइक्रोस्ट्रक्चर जो आपका कंसिस्ट करेगा आपका यहाँ पर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील के केस में, वो पर्लाइट और प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड होंगे। क्या होंगे, पर्लाइट होगा और प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइड होगा। क्या यहाँ पर सारी चीजें वही लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई थी? जी सर, बिल्कुल वही लिखी हुई है। क्या सभी स्टूडेंट को माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलपमेंट समझ में आया स्टील्स का, जिसमें मैंने आपको यूटेक्टोइड स्टील का बताया, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील का बताया और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील का बताया? क्या सभी बच्चों को यहाँ तक ये समझ में आया? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट कि कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो? सभी बच्चे बताएंगे एक बार, सभी बच्चे बताएंगे। सभी बच्चे बोल रहे हैं जी सर बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर कोई डाउट होता है तो हम पीछे जाकर एक बार देख लेंगे, और नहीं फिर भी नहीं समझ में आता है तो हम आपको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो मैं यही चाहूंगा कि आप सभी बच्चों को क्या हो, सारी चीजें समझ में आए, और जो भी डाउट है वो आप मुझको बताएं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया है, और यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द स्टील्स में मैंने तीनों टाइप के आपको बता दिए। अब बात करते हैं, क्योंकि देखो मेन बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, मेन बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि आपका मेन जो रहता है, जो मेन या इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो आपका इंजीनियरिंग मटेरियल है वो स्टील है। तो स्टील के बारे में थोड़ा पढ़ना बनता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कास्ट आयरन आता है, और जनरली जब हम बात करते हैं तो आपको बुक्स में आप बात करो या कॉलेजेस में या जहाँ पर भी आपको पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर आपको स्टील के ही माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने कास्ट आयरन का फेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा, अभी आगे मैं लेकर आता हूँ आपके लिए, ठीक है। वो भी मैं आपको अभी अभी बताऊंगा, इसी लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। वो आप समझ जाइएगा, आपको एक आइडिया लग जाए, बेसिक एक आइडिया लग जाए कि हाँ जैसा मेरा काम पूरा स्टील के केस में चल रहा था, लगभग वैसा ही मेरा पूरा काम किसके केस में चलेगा, कास्ट आयरन का। तो वहाँ हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार स्टील का आपको अच्छे से समझ में आ गया तो कास्ट आयरन का समझना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सिंपल क्या है, यहाँ पर स्टील के केस में यूटेक्टोइड था, तो वहाँ पर हम सारी बात कैसे में केस में करेंगे, कास्ट आयरन के केस में किसकी बात करेंगे, सारी बात इन टर्म्स ऑफ हम बात करेंगे यूटेक्टिक वहाँ हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन आ जाएगा, और हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन आ जाएगा, एंड हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन आ जाएगा, एंड यूटेक्टिक कास्ट आयरन आ जाएगा। तो एक बार हम आपको थोड़ा सा उनका आइडिया दे देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कास्ट आयरन की। उससे पहले आप देख लीजिए, ये मैंने आपका यहाँ पर लगाया हुआ है डायग्राम हाइपर यूटेक्टोइड स्टील का। एक बार आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपका देखिए माइक्रोस्कोप के अंदर आपको कैसा दिखाई देगा। अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ये देखिए बाउंड्रीज पर, ये देख रहे हैं आप बाउंड्रीज पर व्हाइट कलर का जो भी आपको बाउंड्रीज पर यहाँ दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन बाउंड्रीज पर ये आपका कौन जमा हुआ था, सबसे पहले कौन पधारे थे, सबसे पहले आपके आए थे सीमेंटाइट जी। कहते भैया हम आए हैं आपकी बाउंड्रीज पर बैठेंगे और यहीं पर ग्रो करेंगे। ये देखिए पूरी बाउंड्रीज पर ये जो आपका बैठे हुए हैं ये कौन है, ये सीमेंटाइट जी हैं। ये कौन है, सीमेंटाइट। और कौन से वाले हैं, इनका नाम हमने दिया था प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइट, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और बीच में ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, जो आपका गामा बचा हुआ था, रिमेन गामा था, वो किस में बदल गया था, पर्लाइट में बदल गया था। तो यही आपका क्या लिखा होगा, पर्लाइट। पर्लाइट मतलब अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ द अल्फा एंड Fe3C, अल्टरनेटिव लेयर्स ऑफ द अल्फा एंड Fe3C। तो यहाँ पर आपके लिए एक और डायग्राम लगाया रखा है, जो भी आपको इजी लगे वो अपने नोट्स में उतार लीजिएगा और उसको अपने एग्जाम्स में लिख आइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी और देखो जूम करके दिखा दिया है, जितनी भी व्हाइट कलर की बाउंड्रीज दिखाई दे रही हैं सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पर जो भी व्हाइट कलर की बाउंड्रीज दिखाई दे रही हैं उनका नाम क्या है। यहाँ देखिए ये आपका छोटा है,
इसको बड़ा करके जूम करके इन्होंने यहाँ पर लगा दिया है। तो ये वाइट कलर की जितनी भी बाउंड्रीज हैं इनका नाम क्या है आप बताइएगा, और इसके बीच में जो मुझे स्ट्रक्चर मिल रहा है ये क्या है ये बताइएगा। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं कास्ट आयरन की। ठीक है सर जी, अभी तक हमने सारी बात करी थी स्टील्स की। ठीक है, अभी तक हमने सारी बात करी थी स्टील्स की, अब हम बात करेंगे कास्ट आयरन की। ठीक है, अब कास्ट आयरन में थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको स्टील में इंट्रोडक्शन दिया था कि स्टील, ऐसे हल्का सा आपको कास्ट आयरन का इंट्रोडक्शन दे देंगे, बाकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। चलिए चलिए चलिए, सभी बच्चे साथ चलेंगे। ठीक है, कोई भी पीछे ना रहने पाए, सभी बच्चे साथ चलेंगे। और अब हम पढ़ने वाले हैं कास्ट आयरन के बारे में। तीनों टाइप के देखेंगे, हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयरन भी देखेंगे, यूटेक्टिक कास्ट आयरन भी देखेंगे, एंड हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन भी देखेंगे। अब देख लीजिए कास्ट आयरन क्या लिखा हुआ है। कास्ट आयरन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, दो मेन ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन देम। ये कार्बन की, जैसे मैंने आपको कार्बन के बेसिस पर आपको स्टील के क्लासिफिकेशन बताए थे, ऐसे कार्बन के बेसिस पर जनरली अगर हम बात करें तो दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला आपका हो गया व्हाइट कास्ट आयरन, नाम सुना होगा सभी बच्चों ने, व्हाइट कास्ट आयरन। दूसरा होता है आपका ग्रे कास्ट आयरन। हम देखो व्हाइट कास्ट आयरन का मतलब क्या है। व्हाइट कास्ट आयरन वो कास्ट आयरन है जिसमें कार्बन जो फाइनली मुझे मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, सीमेंटाइट की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अगर मुझे कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है तो ग्रे बोलेंगे। क्यों ग्रे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम आपका इसको तोड़ के देखेंगे, जब हम इसको ब्रेक करके देखेंगे कास्ट आयरन को, तो जब मुझे फ्रैक्चर जो मिलेगा, जब जो फ्रैक्चर जो मिलेगा वो ग्रेइश कलर का दिखाई देखने को मिलता है। ग्रेइश कलर का, वो ग्रेइश कलर का क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है, इसीलिए ग्रे कास्ट आयरन। और जब मैं इसको ब्रेक करके देखूंगा, इसका फ्रैक्चर करूंगा, तब मुझे आपका जो फ्रैक्चर करने के बाद जो आपको दिखाई, जहां ब्रेक हुआ है वहां आप चेक करोगे तो आपको हल्का हल्का व्हाइटिश कलर, व्हाइटिश दिखाई देगा। ठीक है, सॉरी, व्हाइट कलर का दिखाई देगा। वो किसकी वजह से दिखाई देता है, सीमेंटाइट की वजह से। तो आपको अगर मान लीजिए कोई आपको पीस दे दिया जाता है, आपको पीस दे दिया जाता है आयरन का, अब आपसे पूछा जाता है कि ये व्हाइट कास्ट आयरन है या ग्रे कास्ट आयरन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, तो सभी बच्चे घबराएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। सभी बच्चे क्या बोलेंगे, जी सर बिल्कुल बता सकते हैं, आप हमें पीस ला कर तो दीजिए। मैंने सभी बच्चों को एक एक आयरन का पीस दे दिया। तो सभी बच्चे हमारे इतने होशियार थे, उन्होंने क्या करा, सर जी हम अभी बताते हैं। सबने उस आयरन के पीस को क्या करा, ब्रेक करके देखा। क्या करोगे आप, उसे फ्रैक्चर करोगे, उसका ब्रेक करके देखोगे। अगर आपको ग्रे कलर की अपीयरेंस हो रही है फ्रैक्चर के फेस पर, तो आपको बोल दोगे कि इसमें ग्रेफाइट जरूर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये ग्रे कास्ट आयरन है, तो आप बोल दोगे ग्रे कास्ट आयरन है। अगर आपको व्हाइट कलर का अपीयरेंस हो रहा है ब्रेक करने पर, तो आप कहोगे हाँ इसमें सीमेंटाइट प्रेजेंट होगा, इसका मतलब आपका क्या है, ये व्हाइट कास्ट आयरन है। क्या क्या सभी बच्चे बता पाएंगे, जी सर बिल्कुल बता पाएंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं कार्बन के बेसिस पर, जो आपका कार्बन प्रेजेंट है उस बेसिस पर अगर मैं क्लासीफाई करता हूँ, तो दो तरीके का आपका हो सकता है, व्हाइट कास्ट आयरन एंड आपका ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, तो व्हाइट कास्ट आयरन जिसमें आपका क्या प्रेजेंट होगा, सीमेंटाइट प्रेजेंट होगा, और ग्रे कास्ट आयरन जिसमें आपका ग्रेफाइट प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब देखिए बात क्या कर रहा है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस कार्बन हैज अ टेंडेंसी टू कंबाइन विद आयरन टू फॉर्म सीमेंट। यही बात मैंने आपको अभी पीछे पहले बताई थी, जब मैं आपको माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करता, यही बात मैंने आपको बताई थी कि जब मैं नॉर्मल कंडीशंस की बात करता हूँ तो कार्बन की टेंडेंसी क्या होती है, आयरन के साथ कंबाइन होता है इन द फॉर्म ऑफ सीमेंटाइट। ठीक है, जनरल सी बात है कि अगर आपका नॉर्मल छोड़ दिया जाए तो कार्बन कहेगा कि ठीक है ठीक है ठीक है, सीमेंटाइट की फॉर्म में क्या हो जाएगा, कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन हाउएवर अंडर वेरी स्लो rate of the cooling during the solidification, carbon atoms get sufficient time to separate out in pure form as graphite। लेकिन जब मैं आपकी स्लो रेट ऑफ कूलिंग की बात करता हूँ कि मैं बहुत धीरे धीरे कूलिंग करा रहा हूँ सॉलिडिफिकेशन दौरान, तो कार्बन को इतना सफिशियंट टाइम मिल जाता है कि वो बाद में क्या होता है, इस सीमेंटाइट फॉर्म से बाहर निकल के आ जाता है और ग्रेफाइट की फॉर्म में क्या हो जाता है, आपका बन जाता है। ठीक है, इसको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है और आपका किस फॉर्म में आ जाता है, ग्रेफाइट की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यानी कि देखो एक प्रोसेस होता है ग्रेफाइटाइजेशन, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। और एक आपका आपको बताऊं मैं, एक आपका जैसे आपने आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा है ना सभी बच्चों ने, जैसे मैंने आपको आयरन कार्बन या मेरे को आयरन सीमेंटाइट वाला जो डायग्राम है, ऐसे ही आपका एक होता है आयरन ग्रेफाइट। ऐसे ही क्या होता है, आयरन ग्रेफाइट डायग्राम होता है। ठीक है, हो सकता है आपने नाम सुना भी है या नहीं सुना, लेकिन मैं आपको बता दूं आयरन ग्रेफाइट, जिसमें क्या होता है, जो सीमेंटाइट होता है वो आपका डिकम्पोज होकर किस में बदल जाता है, ग्रेफाइट में। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रेफाइटाइजेशन बोलते हैं। ठीक है,
ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, एक आइडिया दे दिया आपको, जो यहाँ पर बात लिखी हुई है वो समझाने के लिए। तो इन एडिशन सर्टेन एलिमेंट प्रमोट द डिकम्पोजिशन ऑफ द सीमेंटाइट, देयर प्रेजेंस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेफाइट। ठीक है, दीज एलिमेंट आर कॉल्ड द ग्रेफाइटाइजर। जो आपकी ग्रेफाइट बनने में हेल्प करते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं उन्हें हम ग्रेफाइटाइजर्स बोलते हैं। जैसे कि आपके सिलिकॉन एंड निकल आर द टू कॉमनली यूज ग्रेफाइटाइजिंग एलिमेंट। मतलब क्या है, अगर सिलिकॉन और आप निकल मिला देते हो तो वो सीमेंटाइट को मजबूर कर देंगे कि आप भैया डिकम्पोज हो जाइए और ग्रेफाइट बना लीजिए। क्या कर देंगे, मजबूर कर देंगे कि भैया सीमेंटाइट जी आप बहुत रह लिए, अब आप डिकम्पोज होकर ग्रेफाइट बना दीजिए। ठीक है, और हमें व्हाइट कास्ट आयन, आपका सॉरी ग्रे कास्ट आयन दे दीजिए। ठीक है, समझ में आया क्या कहानी चल रही है? बिल्कुल समझ में आया। आगे चलते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द आयरन आयरन कार्बाइड आपका, या फिर मैं कहूँ आयरन सीमेंटाइट फेज डायग्राम के बेसिस पर अगर मैं बात करता हूँ, तो कास्ट आयन आपके कैसे क्लासिफाई किए गए हैं? इस बेसिस पर कास्ट आयन आपके क्लासिफाई किए गए हैं यूटेक्टिक, यूटेक्टिक, हाइपोयूटेक्टिक एंड हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको फेज डायग्राम लगा रखा है। क्या सभी बच्चे यहाँ पर यूटेक्टिक पॉइंट बता पाएंगे? सभी बच्चे मेरे को बताएंगे कि यहाँ पर यूटेक्टिक पॉइंट क्या है? सभी बच्चे देखेंगे और सभी बच्चों ने कहा कि सर जी यूटेक्टिक पॉइंट ये लीजिए, ये रहा यूटेक्टिक पॉइंट, 4.3 कार्बन परसेंट पर मुझे मिल जाता है मेरा यूटेक्टिक पॉइंट। और यहाँ जो मुझे आपका कास्ट आयरन मिलेगा इस कंपोजिशन पे, उस कास्ट आयरन को बोलूंगा मैं यूटेक्टिक कास्ट आयरन। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है बच्चों आप सभी के लिए कि यूटेक्टिक कास्ट आयरन कंटेन्स 4.3% कार्बन। ठीक है, तो 4.3% कार्बन पर जो भी मुझे कास्ट आयरन मिलेगा वो मेरा क्या होगा? यूटेक्टिक कास्ट आयरन होगा। यूटेक्टिक कास्ट आयरन मेरा क्या होगा? अब मैं इस 4.3% से, सभी बच्चे बताएंगे 4.3 कार्बन परसेंट से लेस की बात करूंगा तो किस में बदल जाएगा? हाइपो यूटेक्टिक में हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर जी। और अगर मैं इस ग्रेटर देन 4.3% कार्बन से बात करूंगा तो वही कास्ट आयन मेरा क्या हो जाएगा? हाइपर यूटेक्टिक हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर जी। ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई हैं, बिल्कुल आ गई हैं। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। क्या सभी बच्चे, अब ये मुझे को बताइए कि अगर आपको फेज डायग्राम दे दिया जाए तो वहाँ मार्क कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे कि स्टील कहाँ पर है, कास्ट आयरन कहाँ पर है, यूटेक्टिक कास्ट आयरन कहाँ पर है, हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन कहाँ पर है? ये सारी चीज़ें क्या आप मार्क कर पाओगे, ढूंढ पाओगे या नहीं ढूंढ पाओगे? सभी बच्चे सोच के बताइए। तो सभी बच्चे कह रहे हैं जी सर हम बिल्कुल पता कर पाएंगे और आपको जरूर देख के बता देंगे। तो इतना तब आपको आयरन कार्बन फेज डायग्राम समझ में आ गया हो। देखो सारी चीज़ें बता दी हैं, केवल ये लास्ट माइक्रो स्ट्रक्चर बचता है। इसके अलावा आयरन कार्बन फेज डायग्राम में हमारे लिए कुछ भी नहीं बचता है पढ़ने के लिए। बाकी डेप्थ में हमें नहीं जाना है, लेकिन हाँ एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे आपका ग्रेन्स बन रहा है, माइक्रो स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट का क्या असर होगा, ट्रिपल टी क्या है आपका, तो उसका बेसिक आइडिया के लिए उसके ऊपर हम बेसिक लेक्चर्स आपके लिए लाएंगे, लेकिन डेप्थ में नहीं जाना है। अगर हम नॉर्मल बात करें आयरन कार्बन फेज डायग्राम की तो आपको केवल यही चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर नंबर 10 में और जो इस लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ लेक्चर नंबर 11 में, इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद आपका आयरन कार्बन फेज डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? क्या सभी बच्चों को यहाँ तक समझ आ गया? अब थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं कि इनके ट्रांसफॉर्मेशन की, यूटेक्टिक में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हाइपो यूटेक्टिक में कैसे हो रहा है, हाइपर में कैसे हो रहा है। अगर आपने अच्छे से स्टील का सारा समझा है, जैसा मैंने आपको स्टील का पीछे बताया था, अगर सभी बच्चों ने अभी पूरा का पूरा जैसे मैंने स्टील का आपका माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलपमेंट बताया था, फेज कैसे ट्रांसफॉर्म होता है वो मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो अच्छे से समझ लिया है तो कास्ट आयन को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयन की। तो सबसे पहले पकड़ लेते हैं हम हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयन को। ठीक है, ठीक है सर जी, ठीक है सर जी, हमने हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयन को पकड़ लिया है। अब बात करते हैं हाइपोयूटेक्टिक में कैसे आपका फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने केवल आपके लिख दिया है, ठीक है, डायग्राम से यहाँ पर केवल ये लगाया है, बाकी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टील में बताया था, यहाँ से जैसे ऑस्टेनाइट से यहाँ से जा रहा था, ऐसे ही आपका हाइपो में जा रहा था, हाइपर में आ रहा था, सेम कंडीशन आपकी क्या होगी जब मैं आपकी हाइपो, देखिए हाइपो वाला पार्ट ये है, तो यहाँ पर क्या करूँगा, अगर आपके लिए बनाने के लिए आता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लोगे सिंपल सी। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको हल्का सा, हाइपो की बात कर रहे हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, लिक्विड स्टेट में मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप जब आपको डायग्राम बनाने को आता भी है तो आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर आप बना दोगे और उसको लिक्विड फॉर्म में इस तरीके से दिखा दोगे। पूरा का पूरा जो आयरन है वो किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। फिर आप एक पॉइंट क्या कर लेना, यहाँ पकड़ लेना, ये ए पॉइंट हो गया। अरे यार ये ग्रीन में ग्रीन मिल गया, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, कलर हम ले लेते हैं यहाँ पर ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपका पूरा इरेज करके।
चलिए चलिए तो चलिए यहाँ। अब देखो यहाँ पर आपको ड्रॉ करने को आता है ट्रांसफॉर्मेशन आपका हाइपोयूटेक्टिक कास्ट आयरन में। तो कैसे ड्रॉ करोगे, जैसे मैंने स्टील का बताया था सिंपल, हाइपोयूटेक्टिक रीजन में गए और यहाँ पर आपने क्या कर ली, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, डेड डेड डैश लाइन ड्रॉ कर ली। एक पॉइंट आप यहाँ पकड़ोगे, ए पॉइंट पे आप देखोगे क्या मिल रहा है, पूरा लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, गोला बनाओगे और पूरा लिक्विड लिक्विड बन गया लिक्विड। एक पॉइंट आप यहाँ ले लोगे बी पॉइंट, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, गामा। तो अब इस लिक्विड रीजन में बी पॉइंट में आपका बना देता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ, देखिए यहाँ पर बी पॉइंट में आपको क्या मिलेगा, लिक्विड तो रहेगा लेकिन बीच बीच में आपको क्या मिलेंगे, गामा के न्यूक्लिएशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, गामा आपको देखने को मिल जाएगा, गामा गामा, ये गामा देखिए, गामा आपका यहाँ पर सॉलिडिफाई होना मतलब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया है इन द फॉर्म ऑफ गामा, और बीच बीच में आपको क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा। रुको ऐसा करते हैं, इस गामा को भी हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं, गामा को हम दिखा देते हैं, चलिए इस ऑरेंज से दिखा देते हैं। तो ये जो आपको मिल रहे हैं, ये आपको मिला गामा, गामा आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली बना पाओ, अगर आपने स्टील का समझा है तो आप इजीली बना पाओगे। ये आपको गामा का दिख गया, गामा आपका बनना स्टार्ट हो गया, और बाकी आपका जो बचा हुआ है वो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, क्योंकि इस रीजन में देखिए क्या है, लिक्विड प्लस गामा, बी पॉइंट पर लिक्विड और गामा है, तो आपको लिक्विड और गामा आपको मिल गया। ये क्या है, गामा है और ये आपका लिक्विड है। ठीक है, बी पॉइंट पर समझ में आ गया। एक पॉइंट आप क्या ले लोगे, मान लीजिए इसी रीजन में आपने सी पॉइंट ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब सभी बच्चे मुझे एक बार बताइए, मैंने आपको जब स्टील की बात कही थी, ये जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी, इसका नाम बताया था यूटेक्टोइड हॉरिजॉन्टल या यूटेक्टोइड आइसोथर्म। ठीक है, या यूटेक्टोइड टेम्परेचर लाइन। तो सिमिलरली क्या सभी बच्चे मुझे इस वाली लाइन का नाम बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो लाइन है, क्या सभी बच्चे मुझे इस वाली लाइन का बता सकते हैं, जैसे ये यूटेक्टोइड आइसोथर्म था, ये यूटेक्टोइड हॉरिजॉन्टल था, ये यूटेक्टोइड टेम्परेचर की लाइन थी, ये नीचे वाली ये, तो क्या ये ऊपर वाली लाइन का नाम क्या होगा, सभी बच्चे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप लोग कुछ सीख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो सी पॉइंट पर मैं जैसे ही यहाँ पर आया, देखिए सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट पर क्या होगा, सी पॉइंट का यहाँ पर बना देते हैं, सी पॉइंट यहाँ पर ही ले लिया। अब सी पॉइंट पर क्या होगा, ये जो गामा यहाँ पर आपका बी पॉइंट पे स्टार्ट हुआ था, ये गामा साइज में ग्रो कर गया होगा। जी हाँ सर, बिल्कुल सही कहा, ये गामा साइज में ग्रो कर गया होगा। अब गामा के मुझे बड़े बड़े साइजेस दिखाई देने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका गामा, ये आपका क्या है, गामा है। और आपका और भी गामा दे, लिक्विड बहुत कम देखने को मिलेगा, ये सब गामा है आपका। और बाकी की जो बची हुई जगह होगी, बाकी की जो बची हुई जगह होगी आपकी, ये यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये लिक्विड, बाकी की बची हुई जगह में आपको लिक्विड मिल जाएगा। समझ में आ गया, क्या सभी बच्चों को समझ में आया। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप इससे नीचे की लाइन ले लोगे। अब क्या करोगे आप, अब आप इसके नीचे पॉइंट ले लोगे, इस लाइन का नाम आपको बताना है, मैं आप बोलूंगा नहीं, इस लाइन का नाम आप ही को बताना है। ठीक है, अब इस लाइन से नीचे मैंने एक पॉइंट ले लिया, डी पॉइंट। यहाँ जब आप बात करोगे तो आपको क्या होगा, गामा और एफईथीसी देखने को मिल जाएगा। यहाँ क्या मिल जाएगा, गामा प्लस एफईथीसी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब जो लिक्विड था वो आपका गामा तो था ही, अब आपको एफईथीसी, अब जो लिक्विड जो बचा हुआ था वो आपके किस में बदल जाएगा, एफईथीसी में बदल जाएगा। और फाइनली जब मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगा, यहाँ से भी नीचे जाऊंगा, तो जब मैं इस पॉइंट पर आ जाऊंगा, एक पॉइंट में यहाँ ई ले लेता हूँ, तो आप सभी बच्चों को बताएं, यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, अल्फा प्लस एफईथीसी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्फा प्लस एफईथीसी। यहाँ पर ये जो गामा बना था आपका सी पॉइंट पर, ये जो गामा बना था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर आकर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका अल्फा प्लस एफईथीसी के प्लेट उसमें, लैमलेज में, लेयर्स में। ठीक है, इस तरीके से। तो ये ई पॉइंट पर आपको क्या मिल जाएगा, ई पॉइंट पर आपको अल्फा प्लस एफईथीसी मिल जाएगा। ये जो गामा आपका पहला बना हुआ था, यहाँ पर आपके लाइंस मिल जाएंगी इस तरीके से, और एक एफईथीसी आपका ये पहले मिल चुका था, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, बाउंड्रीज पर यहाँ पर क्या होगा, एफईथीसी रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो वही आपकी सारी चीजें हलेंगे, मैंने यहाँ पर आपको एक बार डिटेल में समझा दिया है, बाकी आप आगे अपने आप बना सकते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, किस तरीके से आपका माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो आप इजीली बना सकते हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि मेन जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपका जरूरी रहता है, जो ज़्यादातर पूछा जाता है, वो स्टील्स का है। ठीक है, कास्ट आयरन का बस आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो देख लीजिए, एक बार मैं रीड कर देता हूँ। इन दिस केस स्ट्रक्चर जस्ट बिलो द, आपका ये यहाँ कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ये आपका इस यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मैंने आपको लिक्विड से स्टार्ट करके बता दिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
कंसिस्ट ऑफ द प्रोटेक्टेड ऑस्टेनाइट एंड द लेडोब्राइट आपका कंसिस्ट करता है। ऑन द फर्दर कूलिंग अगर मैं करता हूँ, एक्सिस कार्बन कम्स आउट द सीमेंटेड, एक्सिस जो कार्बन है वो सीमेंटेड की तरह आएगा फ्रॉम द प्रोयूटेक्टिक एंड आपका यूटेक्टिक ऑस्टेनाइट, ठीक है, प्रोयूटेक्टिक एंड यूटेक्टिक ऑस्टेनाइट से। देयरफॉर एट द यूटेक्टेड टेम्परेचर, बोथ यूटेक्टिक एंड द प्रोयूटेक्टिक टेम्परेचर, therefore at the eutectic temperature both eutectic and proeutectic oxygen would contain 0.8% carbon and would decompose by the eutectic reaction to perlite, ठीक है। Hence the final microstructure would be the same as the temperature microstructure except where whatever wherever austenite was present perlite would now be present। वही मैंने आपको बताया, जहाँ जहाँ पर आपका ऑस्टेनाइट प्रेजेंट होगा वो आपका किस में बदल जाएगा, आपका परलाइट में बदल जाएगा। देखो यहाँ पर ये यूटेक्टिव टेम्परेचर किसकी बात कर रहा है, ये जो मैंने लाइन बताई थी ये यूटेक्टिव टेम्परेचर की लाइन थी ना, इससे ऊपर आपको गामा प्लस Fe3C मिल रहा था, इसके नीचे जो आपको मिल जाएगा, क्योंकि यूटेक्टोइड कंपोजिशन कौन सी होती है, 0.8% वाली कार्बन वाली परसेंट आपका होता है। ये वाली जो लाइन है ये यूटेक्टिव टेम्परेचर, इससे नीचे आपको अल्फा प्लस Fe3C मिलेगा, इससे ऊपर जो आपका जितना भी ये जो गामा प्रेजेंट था, ठीक है, ये जो गामा प्रेजेंट था वो आपका किस में बदल जाएगा, आपका परलाइट के स्ट्रक्चर में बदल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको ई पॉइंट पर बताया, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर सारी लिखी हुई है, किस तरीके से आपका फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयन में, वो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इन द हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयन। अब बात कर लेते हैं कि हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयन में ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा। अगर आपने हाइपो का समझ लिया है तो हाइपर का बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात, आप क्या करोगे कि हाइपर वाले रीजन में, ये आपका जो हाइपर वाला रीजन है, ये जो आपका हाइपर वाला रीजन है, इस रीजन में आप क्या करोगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लोगे और जिस तरीके से मैंने आपको पीछे ड्रॉ करके बताया था, एक एक पॉइंट आप लेते चले जाओगे और आपका यहाँ पर बनता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या बनता है, यहाँ पर आपका क्या होगा, बनता चला जाएगा। यहाँ पर आपको गामा दिखा था, यहाँ पर आपको Fe3C मिल जाएगा, वहाँ आपका गामा था, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट पर बात करूंगा तो आपका लिक्विड में आपको यहाँ Fe3C का इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, बाद में ये Fe3C बड़ा हो जाएगा और जब इस रीजन में आ जाएंगे, लेडोब्राइट वाले रीजन में आ जाएंगे तो गामा प्लस और आपका सीमेंटाइट होगा, और बाद में क्या होगा, जैसे ही मैं इस यूटेक्टेड टेम्परेचर वाली लाइन से नीचे आ जाऊंगा, जितना भी एक जो गामा था ये आपका किस में बदल जाएगा, परलाइट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आप एक बार ऐसे रीड कर सकते हैं, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक बार मैं रीड कर देता हूँ। In this case, the structure just below the 1147 degree Celsius consists of the proteictic, cemented and the lateral। बिल्कुल ठीक बात है। On the further cooling in the temperature range आपका दे रखा है, excess carbon comes out of the cemented की तरह बाहर आएगा, निकल के आएगा from the eutectic austenite से, बिल्कुल ठीक बात है। Proeutectic Proeutectic cementite will remain as such since it does not undergo any further change on the cooling austenite from the eutectic reject excess carbon as the cementite। क्या होगा, जो आपका सीमेंट आपका जो गामा है उससे कार्बन निकलता चला जाएगा और सीमेंटाइट बनता चला जाएगा। एट 723 डिग्री सेल्सियस द ऑस्टेनाइट कंटेन 0.8% कार्बन एट द, देखो यहाँ पर 723 डिग्री सेल्सियस ले रखा है, कहीं कहीं आपको ये जो आपका यूटेक्टोइड टेम्परेचर वाली होती है 727 मिलेगी। तो मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत वेरिएशन ऊपर नीचे चलता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मत कहना कि संजी यहाँ पे आपने 723 लिख दिया, नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर नीचे 3-4 डिग्री का वेरिएशन चलता है, ठीक है। अगर आप पूछो कि कौन सा याद करें, तो अगर आपको याद करना है तो आप 727 डिग्री सेल्सियस याद कीजिएगा, ठीक है। So thus the final microstructure will reveal the pro-eutectic cementite present as a plate and the transformed eutectic consisting of the perlite plus cementite। ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपका हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयन में किस तरीके से आपका फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। सेम आपका क्या हो जाएगा, यूटेक्टिक की बात कर लेंगे। यूटेक्टिक में क्या होगा, आपका 4.3 कार्बन परसेंट आपको दे रखा होगा, क्योंकि यूटेक्टिक कंपोजिशन आपको किस पे मिलती है, उसी पर मिलती है। मैंने आपको पहले कहा, अगर आपको स्टील का समझ में आ गया तो कास्ट आयरन का समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4.3 पर आपको क्या मिलेगी, यूटेक्टिक की यूटेक्टिक पॉइंट है, यहाँ पर यूटेक्टिक रिएक्शन मिलेगी। डायरेक्ट क्या होगा, लिक्विड डायरेक्टली आपका गामा प्लस Fe3C में बदलेगा। यहाँ पर आपको पहले प्रो गामा मिल जा रहा था और यहाँ पर प्रो सीमेंटाइट मिल जा रहा था। यहाँ पर आपको पहले प्रो गामा मिल जा रहा था हाइपो के केस में, और हाइपर के प्रो सीमेंटाइट मिल जा रहा था। यहाँ डायरेक्टली आपको लिक्विड से क्या मिलेगा, गामा प्लस Fe3C, और बाद में इससे नीचे में जाऊंगा तो ये जो गामा है ये आपका किस में बदल जाएगा, परलाइट में बदल जाएगा। Fe3C आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है, Fe3C आपका वैसे ही रहेगा, और बाकी जो आपका गामा था वो आपका प्लेट्स में बदल जाएगा, इस तरीके से परलाइट में बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एक बार आप देख लीजिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यूटेक्टिक कास्ट आयरन सॉलिडिफाई आपका इतने पर होता है इन टेम्परेचर रेंज आपका, ठीक है, सारी बात कर रहा है आपका डायरेक्टली लेडिबिलिटी यूटेक्टिक में आ जाएगा ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। एज द टेम्परेचर डिक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ द कार्बन द आयरन डिक्रीज होती चली जाएगी एज इंडिकेटेड बाय द सीमेंटाइट लाइन। सबसे कंसिक्वेंटली एक्सेस कार्बन इज रिजेक्टेड फ्रॉम द ऑस्टेनाइट से क्या होगा, कार्बन आपका निकलता चला जाएगा एंड कम्स आउट इन द फॉर्म द सीमेंटाइट की फॉर्म में आता चला जाएगा।
और दोबारा मैं फर्दर कूलिंग करता हूँ तो जो प्रो यूटेक्टेड सीमेंट ऐड था, क्योंकि मैंने बताया हाइपर के केस में आपका क्या होता है, प्रो यूटेक्टेड सीमेंटेड मिलेगा, हाइपो के केस में आपका ऑस्टेनाइड मिलेगा। तो प्रो यूटेक्टेड सीमेंटेड सेपरेट आउट ऑफ द ऑस्टेनाइड, ऑस्टेनाइड से सेपरेट हो जाएगा आपका 723 डिग्री सेल्सियस पे। ऑस्टेनाइड कंटेनिंग 0.8% आपका पूरा किस में बदल जाएगा, परलाइट में बदल जाएगा। द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द यूटेक्टिक कास्ट आयरन एट द रूम टेम्परेचर इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द हाई टेम्परेचर, हाउएवर देयर इज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस इन प्लेस ऑफ द ऑस्टेनाइड द ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट नेमली परलाइट विल बी ऑब्जर्व। एंड जो भी है बिल्कुल बताया आपको, यहाँ से आप चाहोगे एल है गामा प्लस Fe3C, और जैसे ही आप इसके नीचे जाओगे यूटेक्टेड आइसोथर्म के नीचे, तो आपका जो गामा जो ऊपर प्रेजेंट था लेडिब्राइड में, वो किस में बदल जाएगा, वो गामा पूरा बदल जाएगा आपका परलाइट में। सिंपल सी बात है, और उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। क्या सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका कास्ट आयरन में कैसे हो रहा है? मेन आपका स्टील का था, कास्ट आयरन का मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि अगर बाई चांस कोई पूछ लेता है या एग्जाम में आ जाता है तो आप लिख पाओ। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको रिएक्शन भी बता दिया यहाँ पर यूटेक्टिक की। ये आपकी रिएक्शन है यूटेक्टिक, यूटेक्टिक रिएक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपकी यूटेक्टिक रिएक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम लगा रखा है, एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब सभी बच्चे मेरे को बताइए कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट? क्या सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया? जो भी मैंने चीज़ें आपको बताई, क्या कुछ चीज़ें आपके माइंड में आ गई? क्या आपने कुछ नया सीखा? किस तरीके से आपका माइक्रो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, और किस तरीके से मैंने आपका रिलेशन बताया कि माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे जुड़ा हुआ है फेज ट्रांसफॉर्मेशन से, हीट ट्रीटमेंट से, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। क्या सारी चीज़ें आपके क्लियर हुई? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिखकर कि आपको लेक्चर कैसा लगा था, सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई, या कोई डाउट आता है तो वो भी आप लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर का हमारा मेन एम यही था कि हम माइक्रो स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखें कि आपका माइक्रो स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। ठीक है, लास्ट में मैंने आप सभी लोगों के लिए एक ये लगा रखा है, समरी ऑफ द इनवेरिएंट रिएक्शन। देखो आयरन कार्बन फेज डायग्राम में मैंने आपको तीन बताई, एक तो यूटेक्टिक, यूटेक्टोइड और आपकी पेरीटेक्टिक, ये तीन आपकी आयरन कार्बन फेज डायग्राम वाली है। ठीक है, मोनोटेक्टिक भी हमें देखने को मिल जाता है आयरन कार्बन फेज डायग्राम में। ठीक है, बाकी आपके अलग अलग और डायग्राम्स में, ठीक है, और भी डायग्राम्स होते हैं, उनमें हमें पेरीटेक्टोइड, मोनोटेक्टोइड, मेटाटेक्टिक एंड सिंटेक्टिक ये सारी आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर मैं आयरन कार्बन की बात करता हूँ तो वही तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, कभी आपका एग्जाम्स में पूछ ले, ठीक है, कहीं भी पूछ लिया जाता है क्या होता है, तो आपको आइडिया हो, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लगा रखी है। तो यहाँ पर आप इनको एक बार देख सकते हैं कि कौन सी इन्वेरिएंट रिएक्शन आपका किस तरीके से है। ठीक है, मोनोटेक्टोइड क्या है, मेटाटेक्टिक क्या है, सिंटेक्टिक क्या है। ठीक है, एक आपको आइडिया देने के लिए, एक एक्स्ट्रा मतलब आपको जानकारी देने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए इन्वेरिएंट रिएक्शंस की एक समरी यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, क्या सभी बच्चों को आज का लेक्चर समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो आपको लाइक करना है। ठीक है, लाइक करना है, और जो भी आपका डाउट है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आया है तो भी अच्छा कीजिएगा, कोई डाउट है तो भी कमेंट कीजिएगा आप। ठीक है, और साथ में वो क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर आपको कुछ अच्छे से सीखने को मिलता है, कुछ नई जानकारी मिलती है, तो आपको शेयर करना है। क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना अच्छा रहेगा, और आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे क्या देता है, मोटिवेशन देता है। मुझे अच्छा लगता है कि जब मुझे देखता हूँ कि हाँ मैंने जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया, बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, कुछ उनको नॉलेज गेन करा है उन्होंने, तब मुझे आपका वो कैसे पता चलेगा? मुझे जब आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तभी तो मुझे पता चलेगा। जब आप ये करोगे तो मुझे क्या लगेगा, अंदर से अच्छा लगेगा, मोटिवेशन आएगा, और मैं अपना और बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। और अगर आप हमारे चैनल पर, मेरे इस फैमिली पर नए हैं, तो आपको क्या करना है, हमारी प्रोडजी लर्नर्स के चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और क्या करना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि क्या हो, आपके आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जब आप ज्वाइन करोगे तो हमारी प्रोडजी लर्नर्स की फैमिली भी ग्रो होगी, और जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे साथ बाकी के स्टूडेंट जुड़ते चले जा रहे हैं, और मेरा मोटिवेशन और भी बढ़ेगा, और मैं आपको अपना अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करूँगा, और बाकी सब्जेक्ट्स पर भी लेक्चर लेके आता रहूँगा। जब तक के लिए आपको क्या करना है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए आप। ठीक है, और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखते रहिए। तो सभी स्टूडेंट से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप प्रीवियस लेक्चर और आज का लेक्चर देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और आज हमारा यहाँ पर आयरन कार्बन से रिलेटेड पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है।
ठीक है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आपको कुछ बताना चाहिए या कुछ आपका मिस रहा है। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई पॉइंट या कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बताने चाहिए, लेकिन देखो टेंशन मत लेना, मार्टेनसाइड वगैरह वो सारे आपके ट्रिपल टी और हीट ट्रीटमेंट और आपका फेस ट्रांसफर सारी चीज़ें बताऊंगा, वो हो जाने दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कौन सा पॉइंट रह गया है, कौन सा नहीं रह गया है। अगर फिर भी रह जाता है तो आप वो मुझे बता दीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका आयरन कार्बन से रिलेटेड जितनी जानकारी, जितनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो सभी स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर नंबर 10 एंड लेक्चर नंबर 11 को देखिएगा और आयरन कार्बन फेज डायग्राम को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। आपके आगे आने वाले फ्यूचर में आप जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा काम में आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय।